चलिए, तो आज हमारा क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो भी सारे थ्योरीज है, ठीक है, सभी थ्योरी को हम लोग देखेंगे पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। जो है पूरे क्लास को, पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को जो है एक ही क्लास में समाप्त करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्लास को। ठीक है, सबसे पहले जो एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़ते हैं, अभी थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें आपका सबसे पहले जो आता है वह आता है आपका परमाणु। ठीक है ना, सबसे पहले हमारा क्या आता है? परमाणु। एटम के बारे में जानना बहुत जरूरी है। एटम होता है क्या, परमाणु क्या होता है? ठीक है, तो कोई भी जो पदार्थ होता है, ठीक है, कोई भी जो मैटर है, उसका सबसे छोटा से छोटा कण, ठीक है ना, यानी कि सूक्ष्मतम कण जो होता है, ठीक है ना, जो सूक्ष्मतम यानी कि क्या होता है? छोटा से छोटा कण, सबसे छोटा कण जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? परमाणु बोलेंगे। ठीक है, परमाणु हमेशा जो है अनस्टेबल होता है, अस्थायी होता है, और यह हमेशा क्या हो जाएगा? रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है ना, यानी कि केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन में जो है क्या करेगा? भाग लेता है। ठीक है, जो हमारा परमाणु होता है। सो परमाणु शब्द का परिचय जो है वो कौन दिए थे? डेमोक्रेटिस ने दिया था। परमाणु जो शब्द है उसका परिचय जो है डेमोक्रेटिस ने दिया था। इसके बाद जो हम लोग देखेंगे कि हमारा जो परमाणु मॉडल है, ठीक है ना, तो सभी का परमाणु मॉडल, जैसे कि थॉमसन का हो गया, डाल्टन का हो गया, तो ये सभी लोगों का जो परमाणु मॉडल है, ठीक है, वो सब हम लोग देखेंगे। अब यह परमाणु मॉडल है कैसे, ठीक है ना, तो इसका क्रम जो है वो कुछ देख ले। सबसे पहले क्या है? जे थॉमसन है, ठीक है ना, उसके बाद जो आ जाते हैं वो डाल्टन है, ठीक है ना, उसके बाद रदरफोर्ड है, और उसके बाद बोर यानी कि नील्स बोर है। ठीक है ना, यानी कि यह जो है इस प्रकार से जो है पार्ट दिया गया है। ठीक है ना, इनके सबसे पहले जो है जे थॉमसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया परमाणु मॉडल के बारे में, उसके बाद डाल्टन ने बताया, उसके बाद रदरफोर्ड ने बताया, उसके बाद जो है बाकी चीजें जो है आगे चली। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो एक एक करके सभी चीजों को देख लेते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले हमारा आ जाता है थॉमसन का परमाणु मॉडल। ठीक है, परमाणु मॉडल में जो है हम लोग थॉमसन का परमाणु मॉडल देखेंगे या फिर किसी का भी परमाणु मॉडल देखेंगे, उसके बाद जो है उसका जो कुछ कंडीशंस है, ठीक है ना, उसको भी देखना हम लोग को जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिएगा जो थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, ठीक है, 1891 से 1897 तक, ठीक है, इनका जो प्रयोग हुआ, उसके बाद 1898 ईस्वी में जो है जे थॉमसन, ठीक है ना, जे थॉमसन ने क्या किया था? यह मॉडल को प्रस्तुत किया। ठीक है, जो परमाणु मॉडल था, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? थॉमसन का परमाणु मॉडल जो बोलते हैं। सो ये आया कब? तो 1898 में आया। ठीक है ना, और यह चल कब से रहा था? ठीक है, तो 1891 से 97 तक जो है उनका एक्सपेरिमेंट चल रहा था, प्रयोग चल रहा था। उसके बाद जो है 1898 में फाइनली उन्होंने यह एक जो है मॉडल दे दिया। ठीक है, थॉमसन के मॉडल के अनुसार, ठीक है ना, जो परमाणु जो होता है, ठीक है ना, परमाणु क्या होता है? एक समान आवेशित गोला है, ठीक है ना, यानी कि त्रिज्या है, ठीक है ना, लगभग क्या होता है? 10 के पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है ना, यानी कि इनके अनुसार परमाणु जो होता है, ठीक है ना, वह क्या है? वह एक आवेशित गोला है। ठीक है ना, वह एक आवेशित गोला है, और उसका त्रिज्या जो है, ठीक है ना, वह क्या है? 10 टू द पावर माइनस 10 एम है। ठीक है ना, लगभग जो है यह। इसमें जो है धन आवेश जो है वह क्या है? समान रूप से जो है वह वितरित रहता है। ठीक है ना, धन आवेश समान रूप से वितरित होने का मतलब यह है, इनका कहना यह होता है, ठीक है ना, कि जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, उसी प्रकार जो परमाणु में क्या हो जाएगा? उसी प्रकार जो उतना ही जो है समान रूप से प्रोटॉन भी होगा। ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन हमेशा क्या होता है? धन आवेशित होता है। ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या रहता है? ऋण आवेशित रहता है। ठीक है ना, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं रहता। क्यों नहीं रहता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है, ठीक है ना, वो दोनों जब मिलता है, ठीक है, तो इसी वजह से जो है क्या होता है? न्यूट्रॉन जो है वह उदासीन रह जाता है। ठीक है ना, उदासीन यानी कि अनावेशित रह जाता है। ठीक, देखिएगा इस पर जो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार क्या होते हैं? स्थित होते हैं। ठीक है, कि उसमें एक जो है स्थिर और एक अस्थायी वैद्युत अवस्था प्राप्त हो सकता है। ठीक है, इनका कहना यह था कि इसमें इलेक्ट्रॉन जो है इस प्रकार से स्थिर है। ठीक है ना, कि यहाँ पे जो एक स्थिर और अस्थायी वैद्युत अवस्था प्राप्त हो सकता है, यह कहना जो है वह थॉमसन का था। ठीक है ना, इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि इस मॉडल को जो है इलेक्ट्रॉन के खोज के तुरंत बाद, ठीक है ना, कब किया गया था? तो जब इलेक्ट्रॉन का जब खोज हो गया, ठीक है ना, उसके तुरंत बाद, और जो नाभिक का खोज है उससे तुरंत पहले, ठीक है ना, यानी कि दोनों के खोज के बीच में जो है इस मॉडल को ढूंढा गया। ठीक, किसके द्वारा? थॉमसन के द्वारा ढूंढा गया। ठीक है, इस मॉडल को हम लोग क्या बोलते हैं? प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक है ना, प्लम पुडिंग मॉडल बोलते हैं। ठीक है ना, या फिर रेजिन पुलिंग मॉडल वही हुआ। ठीक है ना, या फिर तरबूज का मॉडल हो गया। ठीक है, यानी कि बहुत सारे नामों से जो है इनके मॉडल को जाना जाता है। ठीक है, थॉमसन जो है वो सन 1906 में जो है भौतिकी गैसों की विद्युत चालकता पर भी क्या किया था? प्रयोग किया था, और जांच के लिए जो है उन्हें क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है ना, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। सन 1906 में जो उन्होंने प्रयोग किया, ठीक है, उसके लिए उन्हें क्या दिया गया था? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था जे थॉमसन को। इसके बाद हम लोग देखते हैं
कि इस मॉडल में जो है वह क्या होता है, वह परमाणु का धन आवेश तरबूज के खाने वाले भाग का समान माना गया है, ठीक है ना। यानी कि तरबूज में जैसे जो बीज होता है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, तो उसके बीज को जो है वह क्या मान रहे हैं, ठीक है ना, वह चार्ज मान रहे हैं, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, जो धन आवेशित होता है उसे मान रहे हैं क्या, ये जो बीज जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सब जो बीज जो जितना भी जो आपको दिख रहा है, उनका कहना यह है कि ये सब क्या है, ये सब एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कहाँ है, तो इलेक्ट्रॉन साइड में, ठीक है ना। और इलेक्ट्रॉन ऐसे भी जो हमारा नाभिक होता है उसके चारों तरफ जो है घूमते रहता है, ठीक है ना, गति करते रहता है, ठीक। तो यह तो इन्होंने परमाणु का जो धन आवेश है उसके बारे में बता दिया, ठीक है ना। इसके बाद ये बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें जो प्लम अथवा बीज की तरह उपस्थित है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या करा है, ठीक है ना, कि तरबूज के खाने वाला जो भाग है, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, चलिए देखिएगा। चलिए देखिए, इस मॉडल के अनुसार जो है इनका मानना क्या था, इनका मानना यह था कि परमाणु का जो धन आवेश होता है, ठीक है ना, परमाणु का जो धन आवेश है वह तरबूज के खाने वाले भाग के बराबर, जो जिस तरबूज के पार्ट को हम लोग खाते हैं वह धन आवेश है, ठीक है ना। और इसमें जो बीज जो है यह सब जो है, ठीक है ना, यह सब जो दिया हुआ है, ठीक है ना, यह सब क्या है, यह सब जो है इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ऋण आवेशी चार्ज है, इनका कहना यह था, ठीक है ना, जो थॉमसन साहब थे उनका, ठीक है। इसमें जो है द्रव्यमान जो है पूरे परमाणु पर जो है समान रूप से बटा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा जो है क्या किया है, माना गया है, ठीक है ना, क्या माना गया कि परमाणु का द्रव्यमान जो है, ठीक है ना, वह पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ है, ऐसा कौन माना है, तो थॉमसन साहब ने माना, ठीक है ना। परमाणु उदासीन भी है, ठीक है ना, इसके बारे में थॉमसन ने बताया, किसने बताया है, थॉमसन ने, कि परमाणु क्या है, उदासीन है, ठीक। देखिएगा इसका कुछ सीमा भी है, ठीक है ना, इन्होंने जो मॉडल बताया, ठीक है ना, उसका कुछ सीमाएं हैं, ठीक है। अब देखिए वो सीमा क्या है, थॉमसन के परमाणु मॉडल के द्वारा रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग तथा हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना। अल्फा प्रकीर्णन क्या है, यानी कि जिसमें जो है अल्फा किरण से क्या किया जाता है, प्रहार कराया जाता है एक पत्ती पे, ठीक है ना। तो इनके परमाणु मॉडल के अनुसार जो रदरफोर्ड का जो अल्फा प्रकीर्णन है, ठीक है ना, उसका जो है एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा सकता है, ठीक है, यह जो है पहला सीमा हो गया। दूसरा क्या आ जाता है, तो दूसरा आ जाता है मेरे भाई यहाँ पे कि यह मॉडल परमाणु के अस्थायित्व की व्याख्या करने में असफल रहा, ठीक है ना। यानी कि कहने का मतलब यह है कि जो यह परमाणु जो अस्थायित्व जो रहेगा ना, यानी कि अस्थायी रहेगा, उसको जो है पूरी तरह से जो है एक्सप्लेन नहीं कर सका, ठीक है ना, उसमें यह असफल रह गया, ठीक है। यह हो गया हमारा दूसरा सीमा। तीसरा क्या कह रहा है कि परमाणु मॉडल के आधार पर जो है यह व्याख्या नहीं किया जा सकता कि धनात्मक आवेश जो होता है, ठीक है ना, यानी कि जो प्लस चार्ज है, प्रोटॉन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, और ऋणात्मक आवेश यानी कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से जुड़े, ठीक है। इसमें क्लैरिटी ये भी नहीं है कि जो हमारा जो प्रोटॉन है, ठीक है ना, जिसपे प्लस चार्ज होता है, और जो हमारा इलेक्ट्रॉन है जिसपे माइनस चार्ज होता है, ठीक है ना, यह दोनों जो है वो किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, इसका पूरा एक्सप्लेनेशन इन्होंने नहीं दिया, ठीक है ना। इसके बाद अब देखिए लास्ट और फोर्थ नंबर कह रहा है कि इस मॉडल में नाभिक का कोई उल्लेख नहीं किया गया, ठीक है ना, इसमें क्या किया गया, इसका जो है कोई चर्चा ही नहीं किया गया, ठीक है ना, नाभिक है नहीं है इससे कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है ना, इन्होंने चर्चा नहीं किया, ठीक है ना। तो ये चार जो है इनके, इसका जो है क्या है, सीमा है, ठीक है, यह जो है थॉमसन का परमाणु मॉडल है। उसके बाद हमारा आ जाता है डाल्टन का परमाणु मॉडल, ठीक है ना। डाल्टन के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या है, तो डाल्टन के अनुसार परमाणु क्या होता है, अविभाज्य है, ठीक है ना, यानी कि परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता है, पहला। इसके बाद यह बता रहा है कि भिन्न तत्व में जो है भिन्न भिन्न द्रव्यमान और रासायनिक गुण होते हैं, ठीक है ना, यानी कि जो अलग अलग जो एलिमेंट है, ठीक है ना, उसमें अलग अलग जो है द्रव्यमान होगा, ठीक है ना, अलग अलग उसका जो है रासायनिक गुण होगा, ठीक है ना, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स भी अलग होगा, ठीक है ना, और इसका मास भी अलग अलग होगा प्रत्येक एलिमेंट का, ठीक है ना। इसके बाद अगर कह रहा है कि परमाणु जो वो अदृश्य कण है, इनके कहने का मतलब क्या है कि परमाणु क्या है, अदृश्य है, ठीक है ना, इनविजिबल है, और यह रासायनिक अभिक्रिया में जो है निर्मित या फिर नष्ट नहीं किया जा सकता, ठीक है ना, यानी कि जो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, उसमें न ही आप परमाणु को बना सकते हैं, ठीक है, और न ही उसको खत्म कर सकते हैं, ऐसा जो है डाल्टन का मानना है, ठीक। इनके अनुसार डाल्टन का सिद्धांत जो है वह क्या होता है, रासायनिक संयोजन पर आधारित है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो किस पे आधारित है,
तो रासायनिक संयोजन पे आधारित है, ठीक है ना। यह जो है द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है ना, जो द्रव्यमान संरक्षण है सो, ठीक है ना, और रासायनिक संयोजन है सो, यह दोनों पे जो है आधारित है, दोनों पे बेस्ड है, ठीक है ना। डाल्टन का जो परमाणु मॉडल है सो, ठीक है। यह जो है पदार्थ की प्रकृति के बारे में जो है डाल्टन ने क्या किया था, बुनियादी सिद्धांत दिया था, ठीक है ना। यानी कि पदार्थ का जो भी जो नेचर होता है, ठीक है ना, जो पदार्थ का नेचर है उसके बारे में जो इन्होंने सिद्धांत दिया। इनके अनुसार से जो है परमाणु अविभाज्य है, ठीक है ना। इनके अनुसार से परमाणु नहीं दिखता है और दृश्य है। इनके अनुसार से ही परमाणु जो है वह जो मुख्यतः रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण पर आधारित है, ठीक है ना। यहाँ क्या बोल रहे हैं कि द्रव्यमान संरक्षण, ठीक है ना, परमाणु संख्या का संरक्षण नहीं बोला जा रहा है, ठीक है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिएगा कि रदरफोर्ड का जो नाभिकीय सिद्धांत है, ठीक है ना, इनका एक नाभिकीय सिद्धांत है, ठीक, जो न्यूक्लियर थ्योरी है, इसके बारे में क्या है, इसके बारे में कह रहे हैं कि परमाणु क्या है, परमाणु विभाज्य है, ठीक है ना। जो इनका जो न्यूक्लियर थ्योरी है वह कह रहा है कि परमाणु विभाज्य होता है, ठीक है ना, और इसमें एक नाभिक होता है, ठीक है। परमाणु के अनुसार इसमें नाभिक में क्या होता है, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। जो इन्होंने कौन सा थ्योरी दिया है, नाभिकीय सिद्धांत दिया है, उसमें इन्होंने बताया है कि जो परमाणु के नाभिक है, ठीक है ना, उसमें प्रोटॉन होंगे और न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है ना। और यह जो है क्या होता है, इसे एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, ठीक है। यानी कि परमाणु के नाभिक में जो प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और उसी को हम लोग क्या करते हैं, एक साथ अगर बोला जाए तो उसको हम लोग जो है न्यूक्लियन बोलते हैं, ठीक है। नाभिक के चारों तरफ जो है क्या क्या चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, ठीक है ना, जिसपे माइनस चार्ज होता है। अभी मैंने थोड़ा देर पहले पीछे आपको बताया भी कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ, नाभिक के चारों तरफ घूमते रहता है, गति करते रहता है, ठीक है, चक्कर लगाता है। और उस पथ पे जो है वह चक्कर लगाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जिस पथ पे जो है, जिस रास्ते पर चक्कर लगा रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कक्षा बोलते हैं, ठीक है। और चक्कर कौन लगाता है, इलेक्ट्रॉन लगाता है। इसके बाद कह रहा है कि परमाणु अविभाज्य न होने का प्रमाण जो है वो क्या है, स्थिर वैद्युत तथा विद्युत चालन की स्थिति से पता चलता है, ठीक है ना, या फिर मिलता है, बात दोनों वही है, ठीक है ना। यानी परमाणु जो अविभाज्य न होने, ठीक, यानी परमाणु अविभाज्य नहीं है, परमाणु विभाज्य है, इसका जो प्रमाण होता है, ठीक है ना, प्रूफ जो होगा किससे मिल रहा है, तो स्थिर विद्युत, ठीक है ना, तथा विद्युत चालन से मिलता है, ठीक। रदरफोर्ड को जो है नाभिकीय भौतिक का जनक माना जाता है, ठीक है ना। इस चीज को आप लोग जो है याद रखिएगा, ठीक है ना। किनको माना जाता है, तो भौतिक का जनक जो है, नाभिकीय भौतिक का जनक किसको माना जाता है, तो रदरफोर्ड को माना जाता है, ठीक है। रदरफोर्ड ने जो है यह बताया कि परमाणु का त्रिज्या जो है वह नाभिक के त्रिज्या के तुलना में कितना बड़ा है, 10 के पावर 5 गुना बड़ा है, ठीक है। रदरफोर्ड ने क्या बताया कि जो त्रिज्या जो है नाभिक का, ठीक है ना, वह जो है क्या है, परमाणु का त्रिज्या उसके नाभिक के त्रिज्या का 10 के पावर 5 गुना बड़ा है, ठीक है ना। यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे क्या है, पत्ती है, अभी जस्ट ऊपर जो अल्फा प्रकीर्णन वाला बता रहे थे वही है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, देखिए ई एक जो है यहाँ पे गोल्ड फॉइल लगा हुआ है ना, ठीक है। यहाँ पे जो है एक डिटेक्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। और यह क्या है, यह जो है बीम ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है ना। नीचे जो है रेडियो एक्टिव सोर्स है, ठीक है ना। इसी पे जब प्रहार कराया जाता है, ठीक है ना, तो कुछ सीधा निकल जाएगा, ठीक है ना, कुछ घूम जाता है, कुछ नहीं, कुछ वहीं पे जाकर रुक जाएगा, ठीक, इस प्रकार का है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद देखिएगा आगे। अब देखिए अगर कि रदरफोर्ड ने क्या किया, सोने का पतले पत्थर लिया, ठीक है ना, यानी कि गोल्ड फॉइल लिया और उस पर क्या कराया, अल्फा कण से आघात कराया, अल्फा कण से आघात कराया। आघात कराने का मतलब यह है कि अल्फा कण से उस पर प्रहार कराया गया, ठीक है ना, और उससे जो है बहुत सारा इंफॉर्मेशन इनको मिला, जिसमें से पहला क्या है, तो कुछ अल्फा किरण जो है सोने के पतले पत्थर से जो है क्या हो गए, सीधे पार हो गए, ठीक है ना। तो इससे स्पष्ट हुआ कि परमाणु के अंदर जो है क्या है, खाली स्थान होता है। यानी कि इन्होंने जब पीछे जो है, देखिए यहाँ पे जब इस प्रहार कराया गया, ठीक है ना, तो कुछ जो आगे चला गया, ठीक है ना, तो डायरेक्ट चला गया, यानी कि इस बीच में क्या है, जगह है, यहाँ पे क्या है, जगह रहेगा इसमें, तभी ना आगे चला जाएगा भाई, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि इसके भी परमाणु में जो है क्या है, खाली स्थान होता है, यह पहला है। उसके बाद दूसरा क्या करा, कुछ किरण जो है परमाणु के मध्यवर्ती भाग से अपनी दिशा से विचलित होगा, ठीक है ना, यानी कि कुछ किरण जो है वह बीच तक तो गया बट वहां से जो अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ठीक है ना। इससे यह पता चलता है कि वहां पे कोई ना कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, यानी कि वहां पे कोई धन आवेश है, ठीक है। दूसरा
तीसरा कह रहा है कि अल्फा किरण जो है इसलिए वापस लौट जाती है क्योंकि उसमें उपस्थित धन आवेश जो है क्या होती है, कण को विकर्षित कर देता है, ठीक है, रिपेल कर देता है। इसी वजह से जो है क्या होता है, अल्फा किरण जो है वह जो है रिवर्स आ जाता है, ठीक है, लौट जाता है। चौथा कड़ा है हमारा कि कुछ अल्फा किरण जो है परमाणु के मध्यवर्ती भाग से जो है अपनी ही दिशा में मुड़ गए, ठीक है ना, यानी कुछ जो है जिस दिशा में गया उसी दिशा में फिर मुड़ गया, ठीक है ना। तो इससे क्या पता चलता है, इससे यह पता चलता है कि वहां पे जो है भारी द्रव्यमान वाला कण है, ठीक है ना, वहां पे जो भारी द्रव्यमान का कण है, इसीलिए जो अल्फा किरण से प्रहार कराया गया, बट वह जो है वहां से मध्यवर्ती भाग से जाकर क्या हो गया, लौट गया, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद इसी प्रकार रदरफोर्ड ने क्या किया, परमाणु के मध्यवर्ती वाले भाग का नाम क्या रख दिया था, नाभिक रख दिया। क्लियर हो गया इतना, लास्ट तक जो है क्या हो गया, नाभिक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। नहीं, अल्फा किरण से जब प्रहार कराया गया तो कुछ अल्फा किरण डायरेक्टली पास हो गए, कुछ लौट गए, ठीक है ना, कुछ वहां से अपना डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ठीक है ना। चारों चीज को आपको यहाँ पे बता दिया गया, ठीक है। और इसी के बाद जो है वहां पे क्या किया गया, ऐसा माना गया कि उसके अंदर जो है परमाणु के अंदर क्या होता है, नाभिक होता है, ठीक। चलिए, इसके बाद देखिएगा, पहले कि रदरफोर्ड ने परमाणु की तुलना किससे की है, सौर परिवार से, ठीक है ना, सोलर सिस्टम से किया, ठीक है ना, सौर परिवार से किया। और यह किसका है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ठीक है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। रदरफोर्ड के अनुसार परमाणु का कई सूक्ष्म कण जो है क्या होता है, परमाणु जो है कई सूक्ष्मतम कणों से जो है क्या हुआ, बना हुआ। ये आपको स्टार्टिंग में बताया कि परमाणु जो है क्या बहुत सारे सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। इसके बाद करें जिसमें क्या क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, मुख्य रूप से। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसका मौलिक कण बोला जाता है, ठीक है ना, समझ गए। हम लोग जो स्टार्टिंग में क्या देखे थे कि जो एलिमेंट है, ठीक है ना, उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल सबसे सूक्ष्मतम कण जो है क्या था, परमाणु था, ठीक है ना, किसके अनुसार, जे थॉमसन के अनुसार। बट यहाँ पर रदरफोर्ड बता रहे हैं कि परमाणु को भी क्या किया जा सकता है, विभाज्य किया जा सकता है, और उसमें भी जो अलग अलग कण होते हैं, और वो कण क्या क्या है, तो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। इसके बाद देखिए रदरफोर्ड ने क्या किया, नाभिक, ठीक है ना, नाभिक की खोज की थी, ठीक है ना। रदरफोर्ड ने क्या किया, नाभिक का खोज किया, कैसे, तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि गोल्ड फाइल पे जब प्रहार कराया गया तो बीच में जो है जब ऐसा, जब सारे कण कोई सीधा लौट गया, ठीक है ना, कोई अपने जगह से डायरेक्शन चेंज कर लिया, कोई पार कर गया, तो उनको पता चला कि बीच में क्या है, कोई भारी द्रव्यमान वाला वस्तु है, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, नाभिक नाम दिया, ठीक है ना। अब देखिए परमाणु का जो प्रोटॉन होता है, ठीक है ना, और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना, यह क्या होता है, यह जो है नाभिक के अंदर उपस्थित होते हैं, ठीक है ना, यानी कि नाभिक में क्या होगा, नाभिक में जो है प्रोटॉन होगा प्लस न्यूट्रॉन होगा, ठीक है ना, दोनों जो है क्या रहते हैं, नाभिक के अंदर रहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिएगा रेडियस दिया हुआ है, ठीक है ना, जो नाभिक होता है, ठीक है ना, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना है, 10 के पावर माइनस 15 मीटर, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये 1 फेम्टो बोलते हैं, ठीक है ना, 1 फेम्टो बोला जाता है, या फिर फर्मी जो भी बोल सकते हैं। उसके बाद आप देखिए रेडियस ऑफ एटम, ठीक है ना, परमाणु का जो रेडियस होता है वह क्या होता है, वह 10 के पावर माइनस 10 होता है, ठीक। अब यहाँ पे आ जाता है हमारा न्यूक्लियॉन, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, ठीक है ना। तो देखिए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एक साथ जब मिलाएंगे तभी इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन बोल सकते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियॉन में देखिएगा क्या होता है, इसका जो रेडियस होता है वह क्या है, 10 के पावर माइनस 10 है, यानी कि 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है, ठीक है ना। यह क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है, ठीक है ना। और यहाँ पे जब इसका जब बात आता है, ठीक है ना, यह क्या हो जाता है, इसको जो है 1 फेम्टो बोलिए, ठीक है ना। और यह जो लास्ट का है, ठीक है ना, यह जो अलग है इसको आप क्या कर सकते हैं, इसका जो डिफरेंस होता है वो 10 के पावर माइनस 5 होता है, ठीक है ना, फेम्टो का। चलिए, इतना यह आपको क्लियर हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा, चलिए परमाणु की त्रिज्या को हम लोग क्या चीज में मापते हैं, वो क्या होता है, वो होता है एनएम, ठीक है ना, नैनोमीटर, ठीक है। परमाणु का जो त्रिज्या होता है उसे एनएम में मापा जाता है। हाइड्रोजन परमाणु का त्रिज्या हुआ कितना है, 10 के पावर माइनस 10 एम है, ठीक है ना, जो हाइड्रोजन परमाणु है उसका, ठीक। परमाणु का त्रिज्या तथा नाभिक का त्रिज्या में जो अंतर कितना है, 10 के पावर माइनस 5, क्यों, क्योंकि एक का जो है 10 के पावर माइनस 15 है और एक का 10 के पावर माइनस 10 है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, है ना। एक जो है यहाँ पे क्या है, 10 के पावर माइनस 10 है, ठीक है ना, और 10 के पावर माइनस 15 है, दोनों का जब आप अंतर निकालते हैं तो 10 के पावर माइनस 5 आता है, ठीक है। चलिए,
किसी परमाणु का जो संपूर्ण द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, वह कहाँ होता है, उसके सेंटर में होता है, केंद्र में होता है उसके, ठीक है। रदरफोर्ड का नाभिक, नाभिक का जो खोज होता है, ठीक है ना, उससे क्या होता है, वह जो प्रकीर्णन प्रभाव पे आधारित है, ठीक है ना। और वो भी कौन सा प्रकीर्णन, तो अल्फा प्रकीर्णन, ठीक है ना। याद रखिएगा कि रदरफोर्ड का जो नाभिक का खोज हुआ अल्फा प्रकीर्णन पे आधारित, क्योंकि वह जो है अल्फा किरण ही जो है क्या किए थे, वहां से जो है अल्फा किरण से प्रहार करवाए थे। इसके बाद हमारा आ जाता है परमाणु में इलेक्ट्रॉन ऊर्जा क्या होती है, हमेशा जो है नेगेटिव होगा, ठीक है ना। यानी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन का जो एनर्जी होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है ना। और जो प्रोटॉन का ऊर्जा होगा वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि धनात्मक होगा। इलेक्ट्रॉन पे हमेशा माइनस चार्ज और प्रोटॉन पे हमेशा प्लस चार्ज होगा, ठीक। नीचे देखिएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन जो है, ठीक है ना, इस पे जो है अपरमाणविक कण है, ठीक है ना। अब इसका साइन देख लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें जो है जो इसका आवेश होता है, ठीक है ना, वह देख लीजिएगा, चार्ज कितना है, क्या है। तो सबसे पहले हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, इसको जो है ई से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसका जो कूलम होता है 1.602 × 10⁻⁻19 होता है, ठीक है ना। सापेक्ष आवेश इसका क्या होता है, -1 होता है। अगर इसका द्रव्यमान का बात कीजिएगा तो 9.109 × 10⁻31 होता है केजी में, ठीक। और लगभग जो है इसका द्रव्यमान जो है वह क्या होता है, 0 होता है, ठीक है ना। और इसको जो है खोज किसने किया था, जे थॉमसन, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन का खोज कौन किए थे, जे थॉमसन ने किए थे, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटॉन को हम लोग कैसे समाप्त हैं, पी से, ठीक है ना, क्योंकि प्रोटॉन का साइन पी होता है, हमेशा जो है इसको पी से लिखेंगे, पी से जानते हैं, ठीक है ना। आवेश एकदम सेम होगा, बस यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। जितना आवेश जो है वो इलेक्ट्रॉन पे होता है उतना ही प्रोटॉन पे होता है, बशर्ते इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है, डिफरेंस इतना ही का है, ठीक है। सापेक्ष आवेश जो है इसका +1 होगा। द्रव्यमान जो है इसका क्या हो जाएगा 1.672 × 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। लगभग जो है जो 1 होगा इसका द्रव्यमान, ठीक है ना। उसके बाद इसका जो खोज है वो कौन किया था, तो गोल्डस्टीन रदरफोर्ड, ठीक है ना। यानी कि प्रोटॉन का जो खोज होता है उसको जो है गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा, अब हमारा आ जाता है न्यूट्रॉन, ठीक है ना। न्यूट्रॉन पे जो है कोई आवेश नहीं होता है, वो तो पहले ही आपको हम बता दिए हैं, ठीक है ना। इसका आवेश क्या होता है, 0 होता है या उदासीन होता है, ठीक है ना। सापेक्ष आवेश भी क्या होगा, 0 होगा, बट इसमें द्रव्यमान होता है 1.675 × 10⁻⁻27, ठीक है ना, यह होता है इसका द्रव्यमान। और ऐसे जो इसका द्रव्यमान क्या होगा, 1 होगा। और इसका खोज जो है वह चैडविक, वही जेम्स चैडविक, ठीक है ना, ऐसा बोलते हैं पूरा नाम, उन्होंने जो है क्या किया था, न्यूट्रॉन का खोज किया था। ये आपको याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक, ठीक है ना। अगर आपसे आवेश पूछ दिया गया तो आवेश क्या होता है 1.6022 × 10⁻⁻19, यह जो है क्या पीछे हुए, इलेक्ट्रॉन का होगा माइनस में, और इतना ही जो है आवेश होगा प्रोटॉन का प्लस में, ठीक है। इस चीजों को आप लोग जो है याद रखेंगे। इसके बाद देखिएगा कि प्रोटीन का जो खोज है, प्रोटॉन का जो खोज होता है, ठीक है ना, वो केनाल रे के रूप में जो है गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है ना। और कब किया था, तो 86 ईस्वी में, ठीक है ना। प्रोटॉन का खोज जो है केनाल रे के रूप में जो गोल्डस्टीन ने किया था, किसने किया, तो गोल्डस्टीन ने किया। कब किया, तो 1886 में किया, ठीक है ना। लेकिन इसका जो व्याख्या जो होता है, ठीक है ना, इसका जो इसके बारे में पूरा फुल एक्सप्लेनेशन हुआ जो है कौन दिया था, तो प्रोटॉन के रूप में जो है रदरफोर्ड ने दिया था। कौन दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, ठीक है ना। याद रखिएगा खोज जो है वो गोल्डस्टीन ने किया था, ठीक है ना। बल्कि जबकि इसका जो है व्याख्या जो है प्रोटॉन के रूप में कि यही प्रोटॉन है, ठीक है, उन्होंने कण खोजा था कि यह एक पार्टिकल्स है, बट यह पार्टिकल्स प्रोटॉन ही है, ऐसा जो है रदरफोर्ड ने बताया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का खोज के कारण जो है क्या होता है 1905, ठीक है ना, थॉमसन को जो है क्या मिल गया था, नोबेल पुरस्कार मिल गया था, ठीक है ना। कैची के लिए, इलेक्ट्रॉन का खोज करने के कारण, ठीक। कब मिला था, 1905 ईस्वी में, ठीक है। डेट आप लोग हमेशा याद रखते रहिए। इलेक्ट्रॉन को जो है हमेशा कैथोड किरण भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना। और प्रोटॉन को क्या बोलेंगे, एनोड बोलेंगे, ठीक है। कैथोड पे हमेशा जो है वह माइनस चार्ज और एनोड पे जो है प्लस चार्ज, ठीक है ना। इसलिए इलेक्ट्रॉन को कैथोड किरण और प्रोटॉन को एनोड किरण भी कहा जा सकता है, ठीक है।
इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो है आवेश क्या होता है, बराबर होता है। अभी जस्ट अभी आप लोगों को मैंने बताया, ठीक है ना, कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे आवेश बराबर होता है, बशर्ते जो उसका चार्ज जो है वो चेंज होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस होगा और प्रोटॉन पे प्लस होगा, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत दिशा में होते हैं, इनका कहने का मतलब है, ठीक है ना। नहीं क्या होगा, आवेश जो है वो क्या होगा, एक से दूसरे दिशा में होगा दोनों का। अब देखिएगा, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है ना। इस सब में जो है इलेक्ट्रॉन क्या होता है, सबसे पहले हल्का और मौलिक कण है, ठीक है ना। देखिए, यानी कि इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया तथा न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है ना। ये तीनों में जो है वो सबसे हल्का मौलिक कण कौन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। जबकि न्यूट्रॉन जो है वो क्या होता है, वो सबसे भारी होता है, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों का जब बात आएगा, ठीक है ना, तो इसमें सबसे भारी कण जो होता है वह न्यूट्रॉन होता है और सबसे हल्का कण होगा वह इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक। इसके बाद प्रोटॉन जो है वह क्या होता है, अस्थायी कण, ठीक है ना। प्रोटॉन क्या है, अस्थायी कण है, स्टेबल है, ठीक है ना। जबकि न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, अस्थायी होते हैं, ठीक है ना। यानी कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अस्थायी होंगे, अनस्टेबल होंगे, ठीक है ना, और प्रोटॉन स्टेबल होगा, अस्थायी होगा, ठीक है ना। चलिए, अब भेदन क्षमता, ठीक है ना, यानी कि पेनिट्रेटिंग पावर जो होता है इसका, ठीक है ना, किसमें सबसे ज्यादा होता है, तो देखिए, तो सबसे ज्यादा न्यूट्रॉन में होगा, इससे कम जो है वो प्रोटॉन में होगा और सबसे कम किसमें होगा, इलेक्ट्रॉन में होता है, ठीक है। इसमें जो है कुछ नोट दिया गया है, ठीक है ना, नोट को आप देखिए, कार्बन का जो समस्थानिक है वो कितना है, C12 के द्रव्यमान के बढ़ावे भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, ए में बोलते हैं, ठीक। ये क्या आ जाता है, यह जो है नोट है, ठीक है ना। नोट क्या चीज के लिए है, तो परमाणु द्रव्यमान इकाई के लिए। जब भी आप किसी भी चीज का जो एटॉमिक वेट निकालते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक मास, तो एटॉमिक मास में क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए, इसका फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है ना, यानी कि परमाणु द्रव्यमान इकाई, ठीक है। जब उसका जब हम लोग मास द्रव्यमान निकालेंगे तो उस समय जो है लास्ट में यूनिट लिखा जाता है, ठीक है ना। ऐसे कैसे, अगर बल को मापते फोर्स को तो न्यूटन लिखते हैं ना, ठीक है। अगर किसी लिक्विड को हम लोग मापते हैं तो लीटर लिख रहा है ना, उसी प्रकार जो है परमाणु को मापने के लिए जो है यह दिया जाता है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, एक एएमयू बराबर क्या होता है, 1 एएमयू बराबर क्या है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ठीक है ना। इसको तो एकदम याद ही रख लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत काम आने वाला है आप लोग को। तो 1 एएमयू का जो वैल्यू होता है वो क्या, 1.66 इंटू 10⁻⁻24, ठीक है। करे किसी भी तत्व का द्रव्यमान, ठीक है ना, जैसे कि कार्बन 12, इसके समस्थानिक की तुलना में ही किया जाएगा, ठीक है ना। हमेशा जो देखिएगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 दिया हुआ है आपको, हमेशा नीचे जो है वो क्या होता है, क्या होता है नीचे, एटॉमिक नंबर, और ऊपर हमेशा एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना। यानी कि हमेशा नीचे परमाणु संख्या, ऊपर परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। अब देखिए, ये जो न्यूट्रिनो है, ठीक है ना, अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। न्यूट्रिनो का संकेत होता है, ठीक है ना, ठीक है। आगे चलिएगा तो ऐसा जो है क्या मिलेगा आपको, एलिमेंट मिलेगा, वैसे ये न्यूट्रिनो का संकेत है, ठीक है, सिंबल है। न्यूट्रिनो का जो है संकेत होता है, न्यूट्रिनो का खोज जो है वो कौन किया था, पाउली किया था, कौन किया था, पाउली, ठीक है ना। और यह जो है क्या होता है, यह आवेशहीन और द्रव्यमानहीन कण है, ठीक है, यानी कि न इसमें आवेश और न ही द्रव्यमान है न्यूट्रिनो में, ठीक। बेसोन नामक मौलिक कण का नाम क्या होता है, भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पे रखा गया, ठीक है ना, यानी कि एसएन बोस के नाम पे जो है बेसोन नामक मौलिक कण का नाम रखा गया, ठीक है। मेसोन का खोज जो है वो किसने किया था, यूकावा, नाम रख लीजिए, नाम याद रखिएगा, यूकावा ने किया था, किसने किया था, यूकावा। उसके बाद हमारा आता है पोजिट्रॉन, ठीक है ना। पोजिट्रॉन का संकेत जो है क्या होता है, सिंपल सिंबल होता है हमारा E+, ठीक है। इसका खोज जो है वह एंडरसन ने किया था, ना, इसका खोज कौन किया था, एंडरसन ने किया था, ठीक है ना। और इसे इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण, प्रतिकण क्या होता है, एंटी पार्टिकल भी कहा जाता है, ठीक है ना। यानी कि पोजिट्रॉन को जो है इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कहा जाता है। इसके बाद जो है देखिएगा कि इसका जो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है वह क्या होगा, 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम, और इसका जो निरपेक्ष द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, निरपेक्ष आवेश जो होता है यह निरपेक्ष द्रव्यमान है, ठीक है ना, मास है यहाँ पे और नीचे क्या है, चार्ज है, ध्यान में रखिएगा। तो निरपेक्ष द्रव्यमान 9.1 इंटू 10⁻⁻28, तो निरपेक्ष आवेश जो होता है वह 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है, ठीक है ना। आवेश है इसलिए यहाँ पे कूलम लगा हुआ है, मास है इसलिए यहाँ पे ग्राम लगा हुआ है। इसके बाद देखिएगा
कि जब प्रतिकण जो होता है, ठीक है ना, यानी कि एंटी पार्टिकल, ठीक है, जब एक दूसरे की ओर जब गति अगर वह करते हैं, ठीक है, तो एक दूसरे का क्या कर देते हैं, सत्यानाश, ठीक है ना, टकराएगा, उड़ जाएगा, काम खत्म। ठीक है, यानी कि जो भी कोई भी जो एंटी पार्टिकल है, ठीक है ना, कोई भी जो एंटी पार्टिकल है, ठीक है ना, वह जो है अगर एक दूसरे को अगर गति करते हैं तो वह जो है उसका क्या करेंगे, विनाश करेंगे, ठीक है ना, खत्म करेंगे उसको। अब आ जाता है हमारा कक्ष है, ठीक है ना, यानी कि ऑर्बिट या फिर सेल, ठीक है, ऑर्बिट या सेल क्या है, तो देखिएगा नाभिक के चारों तरफ जो है क्या होता है, वृत्ताकार पथ होता है। कैसा पथ होता है, वृत्ताकार पथ होता है, और उसी को हम लोग जो है कक्षा या फिर सेल कहते हैं, है ना, यानी कि जो नाभिक होता है उसके चारों तरफ जो है गोलाकार यानी कि वृत्ताकार या वृत्ताकार जो पथ होता है उसको हम लोग या तो कक्षा कहेंगे नहीं तो सेल कहेंगे, ठीक है, दोनों में से कुछ। कक्षा का संख्या जो है वह कितना होता है, 7 होता है। और इस 7 गो कक्षा कौन कौन है, तो 7 गो कक्षा है के, एल, एम, एन, ओ, पी और क्यू, ठीक है ना। इस 7 कक्षा का जो है क्या है, नाम है, ठीक है ना, इसी नाम से जो हम 7 कक्षा को दर्शाते हैं, ठीक है। नाभिक का जो सबसे नजदीक वाला जो कक्षा है वह क्या है, के है, ठीक है ना, सबसे नजदीक का कक्षा जो है वह क्या होता है, यानी कि सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वह के होता है, ठीक है ना, के कक्षा कहा जाता है, जो नाभिक के सबसे करीब होता है, ठीक है ना, एकदम पास में। चलिए, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है ना, कि कौन आपके करीब है, कौन नाभिक के करीब है और कौन नाभिक के दूर है, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे सबसे नजदीक में वो क्या है, के है, इसके बाद एल है, इसके बाद एम है, इसके बाद एन है, फिर क्यू है, फिर पी सॉरी ओ है, फिर पी है और फिर क्या है, क्यू है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा कि नंबर क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है ना, यानी क्या क्या है, क्या जो है क्रम है, ठीक है ना। हमेशा जो एनर्जी है, ठीक है ना, वो हमेशा क्या होता है, ये अंदर से जो है बाहर की तरफ आता है, ठीक है ना। अब ऐसे करके ऐसे नहीं जाएगा, ये गलत है, ठीक है ना, कैसे जाएगा, तो ये ऐसे जाएगा बाहर, ठीक है ना, अंदर से बाहर, ठीक है ना, क्योंकि बाहर जब जाएगा तो क्या होगा, तब जो है इसका एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ठीक है ना, ऊर्जा बढ़ेगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, घटेगा, ठीक है ना। तो ऐसे नहीं जाते, हमेशा जो है कैसे जाएगा, ऐसे, ठीक है ना, एक अंदर से बाहर की ओर, इसीलिए जो है क्या होता है, क्योंकि ऐसे आ जाएगा, अगर ऐसे स्टार्ट होने लगा तो सबसे नजदीक वाला तो क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा ना, बट नाभिक तो हमारा यहाँ पे है, तो नाभिक यहाँ पे इसीलिए क्या होगा, के से जो है स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बीच में जो हमारा नाभिक और नाभिक के अंदर क्या है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, ठीक है। ऊर्जा का जो हमारा क्रम होता है वह कैसे है, देखिए अभी वही हम ऊपर बता रहे थे आपको, के है, ठीक है ना, उसके बाद क्या होता है, एल है, ठीक है ना, यानी कि इससे बड़ा है ना, बड़ा की तरफ जा रहा है, उसके बाद एम है, फिर एन है, फिर ओ है, फिर पी है, फिर क्यू है, ठीक है ना, ये हमारा क्या है, जो एनर्जी का जो सीक्वेंस दिया गया है वो है, ठीक। यहाँ पे आपको फिगर में देख सकते हैं आप लोग। चलिए अब देखिए, अब हमारा आ रहा है बोर बोरी का मॉडल, ठीक है ना, बोर बोरी मॉडल वही होता है जो नील्स बोर का है सो, ठीक है ना। बोर बोरी के अनुसार जो प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितना होना है, 2n², जहाँ पे n क्या है, n एक कक्षा का संख्या है, ठीक है ना। n कैसे कक्षा का संख्या है, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे है ना n 2 3 4 सब n का जो वैल्यू है, ठीक है ना, कक्षा का नंबर है, वह यहाँ पे बता रहा है कि प्रत्येक कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन का जो अधिकतम संख्या होगी, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 2n², ठीक है ना। 2n² कहने का मतलब यह है कि जो प्रथम कक्षा है, ठीक है ना, तो प्रथम कक्षा में क्या है, n बराबर 1 है ना, तो 2 × 1 का स्क्वायर यानी कि क्या हो जाएगा, 2, प्रथम कक्षा में क्या गो रहेगा, 2 गो, लेकिन 2 गो, यही अगर दूसरा कक्षा का बात करें, अगर n बराबर 2 हो जाता है तब क्या हो जाएगा, 2 × 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 का स्क्वायर 4, 2 क्या हो जाएगा 8, यानी कि दूसरा कक्षा में क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, इनके अनुसार, ठीक। कैसे, यहाँ पे देखिएगा n का क्या है, n1 है पहला में, ठीक है ना, k में, तो k में है ना 2 × 1 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 2। उसके बाद संख्या कितना है, 2 है, ठीक है ना, l में, तो l में कितना, तो 2 × 2 का स्क्वायर 8 हो गया। उसके बाद तीसरा में m में क्या हो जाता है, 2 × 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 4 आ जाता है, ठीक है ना, तो 2 में आ जाता है 4 4 16, 2 क्या होता है 32 आ गया, ठीक है। इसी प्रकार 50, फिर 72, फिर 98, ठीक है ना, यानी कि लास्ट जो हमारा नंबर 7 का जो कक्षा होता है, ठीक है ना, 7 नंबर जो सेल है क्यू, क्यू में जो है अधिकतम जो है कितना 98 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और मिनिमम कम से कम कितना रह सकता है, प्रथम में
जो है सॉरी अधिकतम जो है प्रथम में 2 रह सकता है, और लास्ट वाला कक्षा में जो क्यू है, ठीक है ना, उसमें अधिकतम कितना रह सकता है, 98 रह सकता है, 98 रह सकता है। आगे देखिए यार, करे कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन अपनी निश्चित कक्षा में रहकर नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा हो तो उसकी ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है ना। यानी कि अगर एकदम जो फिक्स्ड सेल में अगर वो गति करता है, ठीक है ना, तो उसमें एनर्जी में जो है कुछ जो है चेंज ऐसा नहीं होने वाला है, ठीक है ना बढ़ेगा ना घटेगा, एकदम सेम टू सेम रहेगा जैसा है वैसा, ठीक है ना। कोई इलेक्ट्रॉन अपने नाभिक के नजदीक वाली कक्षा से दूर वाली में अगर जाना चाहता है तो वह क्या करेगा, ऊर्जा को ग्रहण करेगा, ठीक है ना। यानी कि जो नजदीक में है और वो दूर वाला में जाने जाएगा तो क्या ऊर्जा ग्रहण करेगा। इसीलिए मैंने बताया था कि ऊपर जाने पे क्या होता है, ऊर्जा बढ़ता है, ठीक है ना। नजदीक वाले से जो है बाहर निकलेगा तो क्या होगा, एनर्जी बढ़ेगा, ठीक है ना। और बढ़ेगा तो क्या होगा, गेन करेगा तभी ना एनर्जी बढ़ेगा भाई, ठीक है। तो यही ऊर्जा क्या हो रहा है, ग्रहण करेगा, ठीक। इसके बाद देखिएगा, यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर वाली कक्षा से नजदीक वाली कक्षा में आना चाहता है तो ऊर्जा का क्या करेगा, त्याग करेगा, ठीक है ना। ऊर्जा को क्या करेगा, त्याग करेगा, इनकी ऊर्जा कम होते जाएगा, ठीक है ना। तो दूर से जाने में क्या हो जाएगा, ऊर्जा कम होगा, और नजदीक से जो है दूर वाले में जाने में ऊर्जा ग्रहण करेगा, ठीक है ना। ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। यानी कि जैसे ही अगर कोई अपने नजदीक से दूर वाले की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, तो एनर्जी क्या करेगा, गेन करेगा, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई अपनी दूर वाली से नजदीक की तरफ आ रहा है, ठीक है ना, तो एनर्जी क्या करेगा, लॉस करेगा। परमाणु का जो स्थिरता होता है इसका व्याख्या जो है नील बोर ने किया, ठीक है ना। यानी कि परमाणु की जो स्थिरता होती है उसका व्याख्या किसने किया, नील्स बोर ने। यहाँ तक आप लोग क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं सब सेल, ठीक है ना। सब सेल यानी कि उप कक्षा होता है, ठीक। प्रत्येक कक्षा में जो है उप कक्षा होता है, जितना भी कक्षा दिया हुआ है सभी में जो है सब सेल होंगे, ठीक है। जो जो सेल है सब में सब सेल होंगे। अब सब सेल जो है कैसे कैसे है वो यहाँ पे आप देख लीजिए। जैसे कि हमारा के है फर्स्ट में के में क्या है, इसमें कि मैक्सिमम जो है वह 2 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, और उसका उप कक्षा क्या होता है, एस होता है। उसके बाद हमारा एल है जिसमें 8 रह सकते हैं, तो एस है और पी है। यानी कि एस में जो इसमें 2 और इसमें कितना 6, ठीक है ना। यानी कि 6 2 8 रह सकते हैं, ठीक। इसके बाद देखिएगा हमारा जो एम होता है इसमें एस पी और डी, एस में जो है 2, पी में 6 और डी में कितना 10, 10 6 16 2 क्या हो गया 18 हो गए। उसी प्रकार जो हमारा एन होता है, ठीक है ना, एन में क्या है, यहाँ पे एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, ठीक है ना। सब को जुड़िएगा 14 24 36 2 क्या हो जाएगा 32, ठीक है ना। यहाँ पे दिया हुआ है एस पी डी एफ, ये सब सेल है। एस में 2 है, पी में 6 है, डी में 10 और एफ में 14, ठीक है ना। यानी कि इतना इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है मैक्सिमम रह सकता है। एस वाले सब सेल में जो है मैक्सिमम 2 रहेगा, पी वाले सब सेल में मैक्सिमम 6 रहेगा, डी वाले सब सेल में मैक्सिमम 10 रह सकता है, और एफ वाले मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन जो है वह रह सकते हैं, ठीक। चलिए इसके बाद देखिएगा अब ऑर्बिटल, ठीक है ना, यानी कि कक्षक, ठीक। तो नाभिक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है ना, यानी कि चारों ओर का जो एरिया होगा, ठीक है ना, जिसमें अधिकतम इलेक्ट्रॉन पाए जाने का संभावना है, ठीक है ना। यानी कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन जहाँ पे रहने की पॉसिबिलिटी है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कक्षक बोलेंगे, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कक्षक बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद कार्य की कक्षा और उप कक्षा में जो है कक्षकों की अधिकतम संख्या निश्चित होता है, ठीक है ना। यानी कि जो कोई भी जो सेल है या फिर सब सेल है, ठीक है ना, तो उसमें जो है कितना मैक्सिमम नंबर होगा, ठीक है ना, ठीक है ना। जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्बिटल होगा वो क्या होगा, वो फिक्स होता है, ठीक है। और जो प्रत्येक कक्षा या उप कक्षा होता है उसमें उपस्थित अधिकतम इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, आधा होता है। इसको तो याद ही रख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। यानी कि सभी कक्षा में, यानी कि सभी सेल हो या फिर सब सेल हो, ठीक है ना, उसमें मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है ना, वह उसका क्या होता है, आधा होता है ऑर्बिटल का, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए कैसे। अब देखिए यहाँ पे कक्षकों का संख्या है ना, यहाँ पे कितना है, एस है। तो देखिएगा एस में इलेक्ट्रॉन भले 2 आ रहा है, ठीक है ना, बट ये है क्या, वो एक है ना। एक इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, सॉरी एक इसमें क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या है एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। यानी कि कक्षक का संख्या है, ठीक है, कक्षक का संख्या क्या है, एगो है, बट इलेक्ट्रॉन इसमें 2 है, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। उसी प्रकार यहाँ पे पी में कितना है, 6 होता है, सबसे होता है ना, 6 इलेक्ट्रॉन उसमें रह सकता है, बट इसमें जो कक्षक का संख्या हुआ क्या है, वह यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो 1 2 और 1 3 3 गो है, बट इसमें इलेक्ट्रॉन कितने 6, क्यों,
क्योंकि सब में जो है क्लॉकवाइज सभी में, ठीक है ना, और उसके बाद एक एक एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। इसी प्रकार जो है नीचे क्या है, एफ तक है, यहाँ पे देखिएगा इसमें जो है डी में, ठीक है ना, तो डी में क्या है, तो डी में जो है 10 इलेक्ट्रॉन है, बट इसमें जो कक्षक का संख्या और वाइटल है क्या है वो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यानी कि इसका आधा है एकदम, जितना इलेक्ट्रॉन है उसका आधा होगा, वही चीज यहाँ पे लास्ट में बताया जा रहा है, ठीक है ना, यानी कि जो भी सब सेल होगा, ठीक है, या फिर सेल होगा वो और वाइटल क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जितना भी होंगे, ठीक है ना, मैक्सिमम उसका जो है आधा होगा, ठीक है ना, जो ऑर्बिटल होगा 100, ठीक है। तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑर्बिटल कितना है 5 है, यहाँ पे 14 इलेक्ट्रॉन यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन है तो इसमें ऑर्बिटल कितना है 7, आधा है पूरा, ठीक। चलिए इसके बाद देखिएगा हमारा जो है कुछ परमाणु कुछ दिया हुआ है यहाँ पे एलिमेंट, ठीक है ना, और कुछ जो है उसका परमाणु संख्या एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक द्रव्यमान है, ठीक है, एटॉमिक वेट है, मास है, यहाँ पे आविष्कारक का भी नाम दिया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए हमारा सबसे पहले जो आ जाता है वो क्या आ जाता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 है, ठीक है ना, इसका द्रव्यमान भी क्या है 1 है। हाइड्रोजन के बाद हमारा हीलियम आ जाता है, हीलियम का 2 है, ठीक है ना, इसका द्रव्यमान क्या होता है 4 आ जाता है। फिर हमारा आ जाता है लिथियम, लिथियम का परमाणु संख्या 3 है, परमाणु संख्या वाइज यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना, एकदम लाइन से, ठीक है ना, 3 होता है इसका परमाणु संख्या, और इसका जो एटॉमिक मास होता है वह कितना है 7 है, ठीक है ना। बेरिलियम का जो है 4 होता है हमारा एटॉमिक नंबर, और जो एटॉमिक द्रव्यमान है वह क्या होता है 8 है, ठीक है ना। बोरॉन का जो है 5 होता है परमाणु संख्या, और इसका परमाणु द्रव्यमान 11 है। कार्बन का जो है 6 होता है, इसका परमाणु द्रव्यमान 12 है, ठीक है। नाइट्रोजन का जो है 7 है परमाणु संख्या, इसका परमाणु द्रव्यमान 14 है। ऑक्सीजन का 8 है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 16 है। क्लोरीन का जो है 9 है परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान 19 है। नियोन का 10 है, परमाणु द्रव्यमान 20 है, ठीक है। इस चीज को आप लोग जो है याद रखेंगे, ठीक है ना। अभी 20 तक जो है आपका जो है लगभग यहाँ पे जो है एलिमेंट नेम दिया हुआ है, ठीक है ना। ये परमाणु है, इसमें कंफ्यूज नहीं होएगा, ठीक है ना। परमाणु यानी कि वही है, इसको एलिमेंट्स नेम, ठीक है ना। अब देखिए जो हाइड्रोजन है उसको खोज कौन किया था, हेनरी कैवेंडिश, याद रखिएगा। हाइड्रोजन का खोज किसने किया, कैवेंडिश ने। हीलियम का खोज जो है वो लेकेयर ने किया था, ठीक है ना। नाइट्रोजन का खोज जो है वह रदरफोर्ड, ठीक है। और ऑक्सीजन का खोज क्या, प्रिस्टले और सीले दोनों, ठीक है ना। इसको आप याद रखेंगे। इसके बाद हमारा 11 में आ जाता है सोडियम, ठीक है ना। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसको खोज किसने किया था, डेवी ने, ठीक है। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12 है, परमाणु द्रव्यमान 24 है, ठीक है। एल्यूमिनियम का परमाणु संख्या 13 हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 27 हो जाएगा। सिलिकन का जो है हमारा परमाणु संख्या 14 हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान 28 हो जाएगा। फास्फोरस का परमाणु संख्या 15 है, परमाणु द्रव्यमान 31 हो जाएगा। सल्फर का परमाणु संख्या 16 है, परमाणु द्रव्यमान 32 है। क्लोरीन का जो है परमाणु संख्या 17 है, और परमाणु द्रव्यमान क्या है 35.5 है, ठीक है ना। आर्गन का जो है वह परमाणु द्रव्यमान कितना है, परमाणु संख्या 18 है, और परमाणु द्रव्यमान 40 है। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 है, और कैल्शियम का भी परमाणु संख्या 20 है, ठीक है ना। लेकिन आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम या तीनों का जो है एटॉमिक वेट या क्या होता है, सेम होता है 40, ठीक है। इसमें जो है कुछ जो है इनर्ट गैस है, ठीक है ना। अब जैसे कि हमारा ये आर्गन हो गया, ठीक है ना, ये जो है आर्गन जो है ये क्या है, इनर्ट गैस है, ठीक है ना। आर्गन हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हमारा आ जाता है पीछे में जो है उसको भी लिख ही दे रहा है, ठीक है ना। हीलियम भी क्या है, इनर्ट गैस है, हीलियम। उसके बाद हमारा आ जाता है नियॉन, ठीक है ना, ये भी क्या है, इनर्ट गैस है, ठीक है। हीलियम, नियॉन, इसके बाद हमारा आ जाता है आर्गन, ठीक है ना। इसके बाद क्रिप्टन, रेडॉन एंड जेनॉन, ठीक है ना, ये सभी क्या है, सब जो है इनर्ट गैस में आता है, ठीक है ना। चलिए बिर्जिलियस ने सुझाव दिया था कि तत्वों का जो प्रतीक होता है, ठीक है ना, वह तत्वों का निर्माण के नाम या एक या दो से अक्षर से किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे जो देखिए अभी जो सिंबल जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कैल्शियम का सी है और पोटेशियम का के है ना। तो बर्जिलियस ने यह बताया था, किसने, बर्जिलियस ने यह कहा था, ठीक है ना, कि तत्व का जो प्रतीक होगा ना इसका निर्माण, ठीक है ना, इसके नाम के एक या दो अक्षर से किया जाता है, ठीक है ना। यानी कि उसका जो एक या फिर दो अक्षर। रासायनिक प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा बड़ा होगा, ठीक है ना। यानी कि इसका जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा। देखिएगा यहाँ पे सब आपको फर्स्ट लेटर कैपिटल दिखेगा। सिलिकॉन का एस कैपिटल है, एल्यूमिनियम का ए कैपिटल है, मैग्नीशियम का एम कैपिटल है, सोडियम का एन कैपिटल है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा
अब देखिए यहाँ पे परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक, ठीक है ना। तो देखिए जो परमाणु संख्या होता है, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर का खोज जो है किसने किया था, मोसले, ठीक है ना, ऐसे मोजले बोला जाता है बट इसका नाम जो है क्या है, मोसले है, ठीक। इसको यह जो है इसका खोज करता परमाणु संख्या का मोसले है, ठीक है ना। किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित जो प्रोटॉन का कुल संख्या होता है, ठीक है ना, वही जो है क्या कहलाता है, परमाणु संख्या कहलाता है, ठीक है ना। यानी कि प्रोटॉन की संख्या को हम लोग परमाणु संख्या बोलते हैं, ठीक। परमाणु संख्या हमेशा क्या चीज में होगा, पूर्णांक में होगा, ठीक है ना, यानी कि पूरा अंक में रहता है, पॉइंट में नहीं रहेगा, होल में नहीं रहेगा, ठीक। ये हमेशा पूर्णांक में रहेगा। यह साधारण अनावेशित परमाणु में जो है परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है ना। कहने का मतलब यह है कि जो साधारण धनावेश है, साधारण यानी कि अब उसके ऊपर प्लस 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 इस प्रकार का चार्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, तब जो परमाणु क्रमांक होगा, ठीक है ना, वह इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होगा, ठीक है ना। बट ऐसे में जो है बहुत से अलग अलग भी है, अभी हम आपको आगे एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। तो प्रोटॉन का जो संख्या होता है बराबर क्या होता है, परमाणु संख्या, यानी कि P बराबर जेड। परमाणु संख्या को हमेशा जो है वो जेड से डिनोट करेंगे और प्रोटॉन की संख्या को P से। याद रखिएगा आप लोग, जो परमाणु संख्या होती है उसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमारा आ जाता है परमाणु संख्या के बाद परमाणु द्रव्यमान। करें किसी भी परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना, ये दोनों को जब हम ऐड करते हैं, ठीक है, तब हमारा क्या निकलता है, परमाणु द्रव्यमान निकलता है, ठीक है ना। यानी कि प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या को जोड़ के जो हम लोग क्या निकलते हैं, परमाणु द्रव्यमान, और परमाणु द्रव्यमान को ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। परमाणु द्रव्यमान को किससे, ए से डिनोट करेंगे। और ये निकलता कैसे है परमाणु द्रव्यमान, प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी कि परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब हमको अगर यहाँ पे अब यहाँ से अब तीनों चीज निकाल सकते हैं। अगर देखिए ये है तो क्या है, जेड प्लस एन भी कर सकते हैं। अब जेड क्यों, क्योंकि जो परमाणु संख्या है वही ना भाई जो प्रोटॉन की संख्या वही ना परमाणु संख्या है, तो इसीलिए परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन भी क्या हो जाता है, द्रव्यमान हो जाता है, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान हो जाता है। क्योंकि प्रोटॉन जो है वो किसके बराबर है, एटॉमिक नंबर के बराबर है, परमाणु संख्या के बराबर है, इसलिए, ठीक है। अब अगर हमको यहाँ पे न्यूट्रॉन निकालना रहेगा तो क्या करेंगे, द्रव्यमान में से जो है परमाणु संख्या को घटा देंगे, जो आएगा सो न्यूट्रॉन हो जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पे जो है आपका एग्जांपल दिया हुआ है, क्या है, एन, यानी कि सोडियम है, सोडियम को एन से डिनोट करते हैं। इसके नीचे हमेशा जो एटॉमिक नंबर होता है ऊपर एटॉमिक वेट होता है, ठीक है, हम आपको बताएं इससे पहले भी, ठीक है ना। नीचे वाला जो है क्या है, यह जो है परमाणु संख्या है, ठीक है ना। नीचे वाला क्या होता है, परमाणु संख्या, और ऊपर वाला क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है ना, या फिर परमाणु भार होता है, बात वही है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया भी गया है, ठीक है ना, यहाँ पे देख लीजिए एकदम एक करके दे दिया गया है कि ए जो है यह परमाणु भार है और जेड जो है वो परमाणु संख्या है, ठीक है ना। ये स्वर में आपका कह के आ रहा है यहाँ पे, सो देख लीजिए पहले, ठीक है। परमाणु, अब सोडियम का परमाणु संख्या 11 है और परमाणु द्रव्यमान क्या है, 23 है, 23 है। कह रहे कि जेड बराबर पी बराबर ई बराबर 11, ठीक है ना। ये आपको समझ में नहीं आया होगा, जेड परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन की संख्या, ई पे माइनस है ना, ठीक है ना, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या और परमाणु संख्या, तीनों क्या होता है, एक ही होता है, बराबर होता है, ठीक है ना। क्यों बराबर होता है, यहाँ पे देखिए एन पर कुछ नहीं, यहाँ पे अगर एन पर रहता प्लस प्लस तो फिर ई बदल जाता, ठीक है ना, बट ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, तो ई नहीं बदलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है तो यह नहीं बदलेगा। जो इसका परमाणु संख्या होगा वही प्रोटॉन की संख्या होगा, वही इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, ठीक। ये जो होता है यानी कि परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना, परमाणु द्रव्यमान इसके कितना है, 23 है ना, 23। अब यहाँ से अगर आपको न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है तो न्यूट्रॉन का संख्या निकाल लीजिएगा, कैसे, तो परमाणु द्रव्यमान है 23 और परमाणु संख्या 11, घटा दीजिएगा तो बच जाएगा 12, यानी कि 12 क्या है, एन का संख्या यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है ना। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा इसका जो है क्या, परमाणु संख्या 92 है और परमाणु द्रव्यमान कितना है, 235 है ना। ये जो प्रोटॉन का संख्या वही जो है क्या है, परमाणु संख्या वही इलेक्ट्रॉन का संख्या है, ठीक है ना, और वह है कितना, 90, ठीक है ना। और द्रव्यमान है इसका 235, तो 235 में से अगर 92 को घटाते तो 143 निकल रहा है, क्या है, एन है, यानी कि न्यूट्रॉन का संख्या। तो इसमें न्यूट्रॉन का संख्या 143 है और परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या सब बराबर होता है, कितना है, 92, 92, ठीक है।
अब केस 2 भी देख लीजिए। अब केस 2 में क्या कह रहा है, तो जो धन आवेश के लिए जो फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन की संख्या का होता है, परमाणु संख्या में से जो उसका आवेश का संख्या होता है उसको माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, समझ गए। अभी जस्ट हम इससे पहले यही चीज आपको बता रहे थे कि जब इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना हो, ठीक है ना, और अगर उसमें धन आवेश हो, ठीक है, यानी कि प्लस चार्ज अगर उस एलिमेंट पे, तो क्या करेंगे, परमाणु संख्या में से आवेश को जो है घटा देंगे, ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना है, 11। अब आप कहिएगा कि इससे पहले हम क्या बताए थे कि जो परमाणु संख्या है वही प्रोटॉन का संख्या है, वही इलेक्ट्रॉन का संख्या है, बट यहाँ पे तो हो गया गलत। अब क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पे एगो प्लस भी है, देख लीजिए, ठीक है ना। तो जब भी प्लस रहेगा तो इसको परमाणु संख्या में से माइनस करना है, याद रखिएगा। जो प्लस रहेगा इसको परमाणु संख्या में से माइनस करेंगे तब इलेक्ट्रॉन का संख्या निकल जाएगा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा, 11 माइनस में कई गो प्लस है, एगो है, तो माइनस में 1, तो बराबर कितना हो गया, 10, यानी कि इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है कितना हो गया, 10 आ गया हमारा, ठीक है। यही अगर यहाँ पे प्लस ना हो के अगर माइनस रहेगा, ठीक है ना, तब क्या करेंगे, तब इसको जोड़ देंगे, ठीक है ना। तब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यहाँ पे अगर माइनस रहेगा तो यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ प्लस रहेगा तो यहाँ माइनस करेंगे। इस चीज को दिमाग में बैठा लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो परमाणु संख्या वो प्रोटॉन का संख्या तो है 11, लेकिन इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या है, 10 है। क्यों 10 है, क्योंकि इस पे जो एक जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा प्लस चार्ज है ना, इसीलिए जो है क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का संख्या 10 हो गया। अब यहाँ से न्यूट्रॉन निकालना है, तो न्यूट्रॉन एकदम आसान है निकालना, जो इसका परमाणु द्रव्यमान है उसमें से जो है क्या करिए, इसका जो इलेक्ट्रॉन का संख्या उसको घटा दीजिए, जो आ गया सो परमाणु द्रव्यमान, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो गया, अब ए बराबर होता है, ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है P प्लस एन, तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ए माइनस पी। ए हमारा है 23, पी कितना है, प्रोटॉन की संख्या 11, तो बच आपको कितना जाएगा, 12, यानी कि न्यूट्रॉन का संख्या इसमें कितना है, 12, बट इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है वो 10 हो गया। उसी प्रकार अगर आप आगे आइएगा तो मैग्नीशियम दिया हुआ है, मैग्नीशियम में कितना प्लस है, 2 प्लस चार्ज है ना। अब मैग्नीशियम का तो है यहाँ पे क्या, परमाणु संख्या है, तो जो परमाणु संख्या होगा वो प्रोटॉन का संख्या होगा, और वही इलेक्ट्रॉन का संख्या होता, कब होता, जब यह वाला नहीं होता तब होता, ठीक है ना। लेकिन अभी तो ये वाला आ गया है भाई, अब ये वाला आ गया तो होगा कैसे, ये तो होगा नहीं, ठीक है ना। तो जब यह आ गया तो क्या करिएगा, इस 12 में से जो है क्या करेंगे, ये 2 को घटा देंगे, यहाँ पे क्या 2 है ना, तो 12 माइनस 2 बराबर क्या हो गया, 10, 10 बराबर जो इलेक्ट्रॉन का संख्या, यानी कि इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना है, 10 आ गया। समझ में आ रहा होगा आप लोग, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो गया, 10 हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि जो है इलेक्ट्रॉन का संख्या होता 12, लेकिन इस पे जो है 2 प्लस चार्ज है, इसीलिए जो है वो 2 क्या हो गया, 12 में से घट गया और इलेक्ट्रॉन का संख्या हो गया 10, ठीक है। बाकी तो न्यूट्रॉन का संख्या कैसे निकला हुआ होता है आपको पता है, परमाणु क्या है, परमाणु द्रव्यमान में से क्या करेंगे हम लोग, परमाणु संख्या को माइनस कर देंगे, जो आएगा सो न्यूट्रॉन का संख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि अमोनियम आयन, ठीक है ना, एक इसको भी देखिए लीजिए, अमोनियम आयन जो है, ठीक है, यानी कि NH4 प्लस है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आपको पता होगा कि जो N है, N पे तो कुछ प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है, तो N का जो परमाणु संख्या होगा वही इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, तो परमाणु संख्या N का क्या होता है, 7 होता है। अब हाइड्रोजन का देखिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे देख लीजिएगा कै गो है, 4 गो है, ठीक है ना। हाइड्रोजन यहाँ पे है कै गो, 4 गो, तो 4 गुने 1 यानी कि 4 है, कि सबका एक ही होता है परमाणु संख्या, तो 4 गो हाइड्रोजन है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में 4 जोड़ देंगे, लेकिन एक प्लस भी है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 4 11 माइनस 1 बराबर क्या हो गया, 10, यानी कि अमोनियम आयन में जो है इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 10 गो है, ठीक है। इतना तो क्लियर है आप लोग का। चलिए अब देखिएगा आगे, कह रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या बराबर परमाणु की संख्या प्लस आवेशों की संख्या। अब देखिए आ गया ना माइनस वाला, यही उस समय से हम आपको बता रहे हैं। देखिए कह रहा है कि केस तीसरा में क्या कर रहा है कि ऋण आवेशित कण के लिए क्या होगा, तो अभी क्या बताया था धन आवेशित के लिए, तो धन आवेशित में जो प्लस रहता था उसको माइनस कर देते थे परमाणु संख्या से, लेकिन जब माइनस होगा तो इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है, एकदम आसान है। देखिए तो जेड बराबर क्या होता है, पी, बराबर क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि इसका क्या है परमाणु संख्या है, तो परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन का संख्या, प्रोटॉन का संख्या कितना है, 8 है, ठीक है ना। लेकिन जब यही इलेक्ट्रॉन का संख्या निकालना होगा तो क्या करिएगा,
प्रोटॉन का संख्या माइनस में प्लस में जो चार्ज है सो, तो चार्ज यहाँ पे क्या है, एगो आएगा दूगो है ना, तो प्लस में 2 बराबर क्या होगा 10, यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसका अगर एन निकालना होगा तो एन क्या होता है, ए माइनस में पी, तो ए कितना है 16 और 16 माइनस 8, तो न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा 8, ठीक है ना। अब नीचे देखिएगा, नीचे में कह रहा है Ca प्लस प्लस में EPN, तीनों का संख्या निकालना है भाई, तो देख लीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले तो हम Z बराबर P बराबर क्या हो जाएगा 20 है, क्योंकि जो परमाणु संख्या होता है यही ना होता है, यानी कि 20 तो आपका निकल गया P का, एगो तो निकल गया, ठीक है। अब हमको निकालना है E। अब E कैसे निकालिएगा, तो E निकालने के लिए क्या करना होगा, तो E निकालने के लिए आपको जो परमाणु संख्या है कितना 20 है ना, और इसमें प्लस का एगो आएगो दूगो, ठीक है। तो दूगो प्लस है तो यहाँ पे कथी करना होगा माइनस करना होगा, तो ये बच गया कितना हमारा 18, यानी कि इलेक्ट्रॉन भी निकल गया 18, पी भी निकल गया 20, एन बच गया। तो एन बराबर क्या होता है, तो एन बराबर हमारा होता है ए माइनस में पी, यानी कि 40 माइनस में हो जाएगा हमारा 20, बराबर में आ कितना जाएगा 20, ठीक है ना, क्लियर है इतना, ठीक है ना। तो हमारा जो प्रोटॉन का संख्या है वही परमाणु संख्या है जो हमारा है 20, इलेक्ट्रॉन का संख्या हमारा जो है क्या करेंगे, परमाणु की संख्या में से जब प्लस वाला दूगो है तो दोनों को माइनस कर देंगे, बच जाएगा हमारा 18। न्यूट्रॉन का संख्या निकालना है तो परमाणु द्रव्यमान माइनस परमाणु संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या, ठीक है ना। तो परमाणु द्रव्यमान 40 है या प्रोटॉन की संख्या 20 है, तो घटा देंगे तो आ गया 20, ठीक। अब देखिए CO3 माइनस माइनस में इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी, चलिए देखिए, तो जो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले CO3, ठीक है ना, कार्बन का होता है कितना है 6 होता है ना, ऑक्सीजन का कितना होता है 8 होता है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पे है कितना 3 गो ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो 3 गुना 8 हो जाएगा, 3 गुना 8। माइनस में क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस में क्या हो जाएगा, एक का एक 2, क्योंकि यहाँ पे जब माइनस रहेगा तो यहाँ पे प्लस करेंगे, प्लस रहेगा तो माइनस करेंगे, ठीक है। तो 6 प्लस 3 अठे 24 अब प्लस 2 क्या हो जाएगा 24 और 6 30 और 2 32, यानी कि इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना आ गया हमारा 32 आ गया, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी, समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर बी आ गया, ठीक है ना। अब नीचे कह रहा है कि Ca3 PO4 के होल 2 इसका द्रव्यमान क्या होगा, ठीक है। तो देखिए, तो कार्बन यहाँ पे क्या गो है एगो है, तो 1 गुना 12 प्लस सॉरी कार्बन नहीं ना कैल्शियम है ना भाई, देखिए कैल्शियम का गो यहाँ पे 3 गो है, यानी कि 3 गुना कितना हो जाएगा 40, ठीक है ना, प्लस पी यानी कि फास्फोरस 1 गुना 31, ठीक है ना, प्लस 4 गुना क्या हो जाएगा ऑक्सीजन का कितना होता है 16, ठीक है ना, इसका जो है इंटू 2, तो क्या होगा 40 दिया 120 अब प्लस 31 प्लस 16 चौका 64, ठीक है ना। इकतीस अब प्लस 64 गुना 2, ठीक है। तो 120 प्लस 31 64 कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा ना, 95 गुने 2, तो बराबर आ कितना जाएगा हमारा 120 और प्लस 5 दूना 10 का 0 और 9 दूने 18 19 190, जोड़ दीजिएगा दोनों को तो हमारा आ जाएगा 220 और 90 9 2 11 310, यही ना आ जाएगा। देखिए तो सही है, एक मिनट, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना, 9 व 2 11 का 1 हो जाएगा, हासिल एक 1 1 2 1 ठीक है तो था वो ठीक है ना, एटॉमिक मास यूनिट। अब देखिए, अब यहाँ पे नीचे क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो गया, क्या कह रहा है कि CaCO3 का कार्बन का प्रतिशत क्या होगा, यानी कि यहाँ पे देखिए ये सब है, लेकिन ये पूछ रहा है हमसे कि कार्बन का प्रतिशत क्या होगा,
तो इस सब को आप निकालिएगा तो 100 आएगा, ठीक है ना। निकाल के देख ही लेते हैं अगर आपको लग रहा है ऐसा तो। कैल्शियम का क्या हो जाएगा 1 गुना 20 प्लस कार्बन क्या हो जाएगा 1 गुना 12 प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा 3 गुना 16 हो जाएगा ना। तो 20 प्लस 12 प्लस 48, ठीक है ना। चलिए 40 होता है ना भाई, कहला माथा खराब हो रहा है, ठीक है ना। 40, चलिए देखिए तो 40 प्लस 12 प्लस 48 तो क्या हो जाएगा 40, 10 50 और 2 52, 8 60 और 40 100, यानी कि 100 आ गया ना। 100 ए में आ गया। और कह रहा है कि इसमें कार्बन का प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तब देखिएगा अब इसमें कार्बन, तो कार्बन कहाँ पे है, ये वो है कार्बन, ये वो कार्बन का होता है कितना है 12 होता है, ठीक है ना। अब इसमें अब CaCO3 का जब बात हो रहा है यानी कि पूरा को हम लेंगे, ठीक है ना। तो पूरा को जब लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और टोटल हमारा CaCO3 का होता है कितना है 100। अब प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे 100% से, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बच गया क्या हमारा 12%, यानी कि इसमें कार्बन कितना है 12% है, ठीक है। क्लियर है सबको, समझ में आ गया। सबसे पहले CO3 का जो है क्या निकाल लेंगे, एटॉमिक मास निकाल लेंगे, परमाणु द्रव्यमान इसका निकाल लेंगे। कार्बन का परमाणु द्रव्यमान हमको पता है 12 है, तो कार्बन का प्रतिशत पूछ रहा है तो किस में पूछ रहा है, CaCO3 में ही पूछ रहा है ना। तो CaCO3 का वैल्यू नीचे लिखेंगे, कार्बन लिखेंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, 12% जो है हमारा आ गया। यानी कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन का प्रतिशत जो है वह क्या होगा 12% होगा। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे कह रहा है कि 30 ग्राम कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से अगर जला दिया जाए तो कितना ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। चलिए देखिए, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह कितना ग्राम बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कह रहा है हमको 30 ग्राम के लिए कह रहा है ना। तो अब देखिएगा, तो पहले CO2 का वेट निकालिए। CO2 क्या हो जाएगा, कार्बन 12 कितना हो जाएगा 16 दूनी 48, यही ना। तो 48 और 10 58 और 2 क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा ना। अब कह क्या रहा है तो कार्बन, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे तो जो कार्बन है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कह रहा है कि हमको चाहिए किसका कार्बन का। लेकिन एक और बात देख लीजिए, इसमें क्या कह रहा है 30 ग्राम कह रहा है, और जब ग्राम जब कहेगा तो ए म्यू तो निकालेंगे नहीं, ठीक है ना। तो ए म्यू तो निकाल लिए, लेकिन अब क्या करेंगे, अब CO2 अलग अलग मान निकालिए, ठीक है ना। तो कार्बन 12 आई हो जाएगा 16 दूनी 32, ठीक है 12 32 हो गया, ठीक है ना। अब देखिएगा कि हमको कह रहा है कि कार्बन का, ठीक है ना। तो 1 ग्राम के लिए हम लोग निकालेंगे, ठीक है ना। 1 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा, तो कार्बन हो जाएगा 12, टोटल हो जाएगा कितना 60। तो 30 ग्राम के लिए क्या कह रहा है, तो 30 ग्राम के लिए जो है 12/60 और गुना में हो जाएगा 30, ठीक है ना। ए से कट गया यह, ए से कट गया 2 और 2 से कट गया 6, यानी कितना हो गया 6 ग्राम, कितना बच जाएगा 6 ग्राम, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिएगा कह रहे कि 50 ग्राम CO3 को गर्म करने पे कितना ग्राम CaO बनेगा, ठीक है ना। चलिए तो 50 ग्राम जब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करते हैं, ठीक है ना, तो चलिए निकाल लेते हैं। तो पहले आप CaCO3 का, ठीक है ना, CaCO3 का क्या करिएगा टोटल निकालिए, ठीक है ना। CaCO3 तो कितना हो जाएगा 1 गुने 40 प्लस 1 गुने 12 प्लस 3 गुने 16, ठीक है ना। तो हमारा आ जाएगा 40 प्लस 12 प्लस 48 बराबर हो जाएगा 100, ठीक है। अब 100 आ गया, इसमें पूछ किसके लिए रहा है CaO कितना बनेगा, ठीक है ना। तो CaCO3 को जब आप गर्म करते हैं, जब इसको गर्म करिएगा तो क्या बनेगा CaO बनेगा, प्लस में हमारा CO2 भी बनेगा साथ में,
ठीक है ना। तो इसका तो हमारा निकल गया 100। अब CaO का क्या होगा, तो CaO कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 40 अब प्लस 16, यही ना, तो कितना हो जाएगा 56 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12 प्लस 16 दूनी 32, 2 आ 2 4 आ 2 1 3, 34 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो इससे तो हमको मतलब है नहीं है, हमको चाहिए क्या 56, ठीक है ना, क्योंकि हमको कैल्शियम का पूछ रहा है कि ई कितना बनेगा, ठीक है। तो चलिए, और कह रहा है कि 50 ग्राम जलाने के लिए, ठीक है ना, तो 1 ग्राम के लिए आप अगर निकालिएगा तो 1 ग्राम के लिए क्या निकालिएगा 56 कैल्शियम जो बन रहा है, उसका कितना में बन रहा है, तो कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम में बन रहा है, ठीक है ना। अब कह रहा है कि 30 ग्राम के लिए, सॉरी 50 ग्राम के लिए, चलिए अब कह रहा है हमारा 50 ग्राम के लिए, ठीक है ना। तो 50 ग्राम के लिए क्या हो जाएगा 56/100 गुना 50, ए से कट जाएगा 2 बार में, 2 से कट जाएगा 28 बार में, कितना हो जाएगा हमारा 28, ठीक है ना। कितना ग्राम बन गया 28 ग्राम। यानी कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म किया जाए, ठीक है ना, तो CaO जो कली चूना होता है वह कितना बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड 28 ग्राम बनेगा, ठीक है ना, 28 ग्राम। चलिए, इतना तो क्लियर है आप लोग को। चलिए आगे देखिएगा, ठीक है ना। अब देखिएगा, अब हमारा आ जाता है मूलानुपाती सूत्र, ठीक है ना, यानी कि इम्पीरियल फॉर्मूला। चलिए देखो, अब इम्पीरियल फॉर्मूला जो है, ठीक है ना, यह होता क्या है, तो कोई भी जो यौगिक होगा, कोई भी कंपाउंड होगा, ठीक है ना, इसके अणु का जो उपस्थित परमाणु का जो सबसे सरलतम अनुपात होगा, यानी कि सबसे छोटा अनुपात को जो व्यक्त किया जाता है, उसी को हम लोग बोलेंगे मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। अब जैसे बेंजीन हो गया, ठीक है ना, तो बेंजीन का जो आणविक सूत्र होता है वो C6H6 होता है, ठीक है ना, लेकिन इसका मूलानुपाती सूत्र क्या है CH है, एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म। हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, ठीक है ना, H2O2 का जो है मूलानुपाती सूत्र क्या हो गया HO हो गया, ठीक है। हमारा इथेन आ गया C2H6, इसका क्या हो जाएगा CH3, ठीक है ना, और H2O का जो है क्या है H2O है, ठीक है ना, ये सेम है। अब देखिए, जो हमारा आणविक सूत्र है और मूलानुपाती सूत्र, अभी दोनों में कुछ ना कुछ तो रिलेशन होगा। अब रिलेशन क्या है, तो जो आणविक सूत्र होता है ना, वह मूलानुपाती सूत्र के n गुना के बराबर होता है। कितना गुना के बराबर होगा n गुना के बराबर होता है, ठीक है ना, यानी कि नंबर संख्या है, ठीक है ना। और अगर संख्या का मान निकालना होगा n का वैल्यू, तो क्या करेंगे हम लोग आणविक सूत्र में जो है मूलानुपाती सूत्र से डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा n का वैल्यू जो है वह प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इस पे कुछ क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे, ठीक है। अब बेंजीन के लिए n का मान क्या है, ठीक है, तो बेंजीन देख लीजिए, तो बेंजीन क्या होता है C6H6 है ना। अब इसके लिए अब देखिए मूलानुपाती सूत्र कौन क्या रहा है, मूलानुपाती सूत्र है कि यहाँ पे देखिए, इसका पहले आप निकालिए, ठीक है। तो हमको किसका वैल्यू ज्ञात करना है n का, n बराबर फॉर्मूला क्या होता है आणविक सूत्र प्लस मूलानुपाती सूत्र, ठीक है ना, शॉर्ट में लिख देते हैं मूलानुपाती सूत्र, ठीक है। बेंजीन को हम लोग बोलते कितना है C6H6, ठीक है ना। अब C6 को अगर आप निकालिएगा, ठीक है ना, तो C6 निकलेगा तो क्या हो जाएगा 6 गुने 12 प्लस 6 गुने 1, 12 छक 72 आप प्लस 6 क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। लेकिन यही इसका मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, तो CH होता है, ठीक है ना। तो यानी कि क्या हो जाएगा, इसको ऐसे आप लिख सकते हैं कि C6H6 आणविक सूत्र इसका जो मूलानुपाती सूत्र होगा वह CH हो जाएगा। तो C6H6 को कितना निकाल दिए 78, CH को निकालिएगा तो C का हो गया 12 और H का हो गया 1, यानी कि हो गया कितना 13, और 13 से जब इसको काटिएगा तो 6 बराबर में कट जाएगा, यानी कि n का वैल्यू क्या हो गया 6, ठीक है ना। यानी कि इसका जो मूलानुपाती सूत्र कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। क्लियर इतना तक। चलिए, अब हमारा जो है आणविक द्रव्यमान और वाष्प घनत्व में भी जो है संबंध है, ठीक है ना। इसमें जो है रिलेशन क्या है, तो इसमें क्या होता है कि इसका आणविक द्रव्यमान जो होता है वह वाष्प घनत्व का दोगुना होता है, ठीक है ना, समझे, जो वेपर डेंसिटी होता है, ठीक है ना, उसका दोगुना, ठीक है ना। और अगर हमको वाष्प घनत्व निकालना है तो क्या करेंगे आणविक द्रव्यमान में 2 से भाग दे देंगे, हो गया, ठीक है ना। चलिए, अब जैसे कि यहाँ पे दे ही दिया है क्वेश्चन नीचे, तो क्वेश्चन जो नीचे है इसमें क्या करिएगा, देखिए यहाँ पे D2O है, D2O क्या होता है ड्यूटोरियम ऑक्साइड, यानी कि भारी जल इसी को बोला जाता है, और H2O को जो है क्या हो जाए वो जो है जल होता है। चलिए,
अब D2O है यानी कि क्या हो जाएगा 2 गुना 2। अब प्लस ऑक्सीजन हमारा हो जाता है 16, तो 4 प्लस 16 कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा हमारा 20। हो गया ना, अब 20 हो गया। अब हमको कह रहा है यहाँ क्या, वाष्प घनत्व निकालने के लिए, ठीक है ना, यानी कि क्या होता है वेपर डेंसिटी, तो VD, तो VD बराबर फॉर्मूला ऊपर आपको दे रखा होगा, क्या होता है आणविक द्रव्यमान, अब बटा में क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो आणविक द्रव्यमान यहाँ पे हमको निकल के आ गया है 20, तो क्या हो जाएगा 20 अब बटा में हो जाएगा 2, 2 से कट जाएगा 20 10 बार में, यानी कि इसका VD कितना आ गया 10 निकल के आ गया, ठीक है ना, यानी कि इसका जो वेपर डेंसिटी हो जाएगा वह हो जाएगा 10। ठीक है, क्लियर है इतना तक। यहाँ पे जो है रिलेशन दिया हुआ है, ठीक है ना, जो आणविक द्रव्यमान होता है वह वाष्प घनत्व का दुगुना होता है, ठीक है, तो जो वाष्प घनत्व होगा वह क्या होगा, वह आणविक द्रव्यमान का आधा होगा भाई, ये ना होगा। तो यहाँ पे हमको कह रहा है कि D2O यानी कि भारी जल का ड्यूटेरियम ऑक्साइड का जो है क्या करना है, जो वाष्प घनत्व निकालना है, तो वाष्प घनत्व क्या होगा, इसका जो आणविक द्रव्यमान होगा इसका आधा होगा, ठीक है, तो आणविक द्रव्यमान हमारा 20 निकल के आ गया, ठीक है ना, अब 20 निकल के आ गया तो इसका आधा क्या हो जाएगा 10, ऐसे ही निकल जाएगा, लेकिन फॉर्मूला से बनाएंगे तो आणविक द्रव्यमान बटा 2, तो 20 बटा 2 बराबर हो गया 10, ठीक है ना। याद रखिएगा कि यहाँ पे H का द्रव्यमान 1 होता है, बल्कि यहाँ पे D का द्रव्यमान क्या होता है 2 होता है, इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, अब हमारा आ जाता है अफवाओं का नियम, ठीक है ना, अफवाओं सिद्धांत। इसी की वजह से हम लोग क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, ठीक है ना, ये आप लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो लिखते हैं हिंदी में उसको जो है इसी से लिखा जाता है। क्या है, यह एक जर्मन शब्द है सबसे पहले, ठीक है ना, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है निर्माण करना होता है, ठीक है ना, बनाना होता है, ठीक है। इस सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम ऊर्जा वाले कक्षक में प्रवेश करती है और उसके बाद अधिक, और इसी क्रम में जो है बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है। और आपको जो है उस समय फिगर में हम बता चुके हैं, ठीक है ना, कि सबसे जो ई क्या है, ये जो है सबसे नजदीक वाला कक्षा है, ये थोड़ा सा दूर है, इससे भी दूर है, इससे भी दूर है, ये एहो से दूर है, ये और दूर है, ये थोड़ा और दूर है, और ये और दूर है, ठीक है ना, थोड़ा और दूर है ना, यानी कि ये सबसे नजदीक है और ये सबसे दूर है। इस सिद्धांत का नियम यही होता है कि कम एनर्जी वाले से जो है अधिक एनर्जी वाले की ओर यह ट्रेवल करता है, ठीक है। तो जो सबसे कक्षा के सबसे नजदीक वाला होगा उस पर क्या है एनर्जी कम है, और जैसी कक्षा से बाहर की ओर जाएगा तो एनर्जी बढ़ते लगेगा, यानी कि जैसे 1 से 2 3 4 5 की तरफ आएगा तो क्या होगा एनर्जी इसका बढ़ने लगेगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो इसका नियम इसका जो सिद्धांत है अफवाओं का सिद्धांत, वो भी कह रहा है कि यह स्टार्ट होता है एकदम लो एनर्जी से, ठीक है ना, कम वाले से, और यह बड़े की ओर जो है भागते हुए बढ़ते हुए चलाता है, यानी कि पहले हमारा 1s है, फिर हमारा 2s है, ठीक है ना, उसके पास 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, फिर 4s है, ठीक है ना, उसके बाद 3d है, फिर 4p है, 5s है, फिर 4d है, फिर 5p है, 6s है, ठीक है ना, इसी प्रकार जो है आगे की तरफ, ठीक है ना। ऊर्जा का जो हमारा बढ़ता क्रम यहाँ पे जो है आपको लिख दिया गया है, उसको आप देख लीजिएगा, वो है क्या, तो 1s है, 1s से बड़ा क्या है 2s है एनर्जी का, ठीक है ना, इसके बाद 2p है, फिर 3s है, फिर 3p है, उसके बाद 4s है, 4d है, 4p है, 5s है, इसी प्रकार जो इसका एनर्जी जो है बढ़ते हुए आगे की तरफ चला जाता है। सब ऑर्बिट में जो है इलेक्ट्रॉन का संख्या, यहाँ पे क्या है ई क्या है, ई जो है ऑर्बिट होता है, ठीक है ना, सब ऑर्बिट एस, ठीक है ना, इसमें क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना हटेगा 2 हटेगा, ठीक है ना, जो वहां पे 2 लिखा हुआ है 100, ठीक है ना, और इसका ऑर्बिट क्या है 1 है, समझ गए, एक ऑर्बिट में जो है एस जो है इसका सब ऑर्बिट है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी वह कितना होगी 2 होगी, और यह 2 इलेक्ट्रॉन कैसे होगी, तो एक होगा हमारा क्लॉकवाइज और दूसरा होगा हमारा एंटी क्लॉकवाइज, इसी प्रकार से 2 इलेक्ट्रॉन एस में घुस जाएगा, ठीक। चलिए आगे, अब अफवाह का जो नियम है, ठीक है ना, अफवाह के नियम को तो समझ गए कि इसके अनुसार क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं और यह जो है कम ऊर्जा वाले से अधिक ऊर्जा वाले की ओर गति करता है, नियम तो इसका हो गया खत्म। लेकिन इसका कुछ अपवाद है, एक्सेप्शन है, ठीक है ना, यानी कि एक्सेप्शन कहने का मतलब यह है कि कभी कभी यह जो है ज्यादा ऊर्जा वाले से कम ऊर्जा वाले में घुस जाता है, ठीक। अब देखिए कैसे, अब यहाँ पे जैसे कि आपका Cr आ जाता है, ठीक है ना, क्रोमियम, ठीक है ना, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर जो होता है वह 24 होता है, ठीक है। अब क्रोमियम में देखिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4, ठीक है ना, और 3d4 के बाद यहाँ पे क्या हो गया ई
रॉन्ग हो गया। क्यों रॉन्ग हो गया? क्योंकि जैसे ही आपका 3p आता है, ठीक है ना, उसके बाद जो है वह क्या आना चाहिए, 3d आना चाहिए, ठीक है ना, न कि 4s आना चाहिए। क्लियर है? इतना तक समझ गए? ठीक है ना। तो इसीलिए यहाँ पे जो है क्या, यह एक्सेप्शन में चला जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम है, जैसे कि यहाँ पे देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 4 24 24 हो गया, कंप्लीट हो रहा है। बट यहाँ पे 3p के बाद यह क्या होना चाहिए, यह जो है 3d होना चाहिए, न कि 4s होना चाहिए। ठीक है, तो 3p के बाद क्या होगा, 3d होगा, देन 4s होगा। तो यह जो है एक्सेप्शन है, ठीक है। इसी प्रकार हमारा कॉपर आ जाता है, तो कॉपर का एटॉमिक नंबर 29 है। और कॉपर में अगर आप देखिएगा तो कॉपर में क्या हो रहा है, तो कॉपर में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2 और 3d9 है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यह क्या है, यह एक्सेप्शन है, अपवाद है। इसमें जो है 4s में 1 इलेक्ट्रॉन मात्र रहेगा और 3d में जो है 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इतना जो है देखिए, ई जो है 3p6 तक ये कितना है 18, और 18 को क्या लिख सकते हैं आप, आर्गन लिख सकते हैं। आर्गन क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि यह एक इनर्ट गैस है, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, आर्गन प्लस 4s1 3d10, ठीक है। तो आर्गन में कितना बच गया, 18 हो जाएगा, एगो ई हो जाएगा, 19 हुआ, 19 और 10 क्या हो जाएगा 29, 18 प्लस 1 प्लस 10 यानी कि 29 हो जाएगा ना। तो 29 क्या है, कॉपर का एटॉमिक नंबर है, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो 4s2 और 3d9 नहीं होगा, 4s1 और 3d10 होगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा ऑरम आता है, ठीक है ना, यानी कि सोना। सोना का जो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 79 होता है, ठीक है। अब 79 होता है, तो यहाँ पे 79 में क्या हो गया, तो 79 में जो है यहाँ पे देखिएगा ये 5d9 और 4f14, यह जो है यहाँ पे क्या हो गया, नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। यह जो है यहाँ पे गलत है, ठीक है ना। यहाँ पे गलत क्यों से है, क्योंकि 5d हमेशा जब तक ए को भरेगा नहीं तब तक आप दूसरा में छलांग नहीं लगाइएगा, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पे देखिए 5d10 और 4f14, लास्ट में क्या आना चाहिए 6s1 आना चाहिए, ठीक है ना। बट ऐसा तो है नहीं, कुछ उल्टा पलटी कुछ हो जाता है, ठीक है ना, इसीलिए यह होगा, ठीक है ना। मतलब ऐसे जो होता है, ठीक है ना, वो तो डायरेक्टली होना चाहिए, बट ये एक्सेप्शन है, ऐसा ना हो के ऐसा होना चाहिए। क्लियर है? इसी प्रकार जो है चांदी का भी सेम है, ठीक है ना। तो जो जो एक्सेप्शन है वो एक्सेप्शन हम यहाँ पे दे दिए हैं, ठीक है ना। आप लोग जो है इसको याद रखेंगे। चलिए अब देखिए, अब हमारा जो है उत्कृष्ट गैस, वही इनर्ट गैस, ठीक है ना। तो इनर्ट गैस क्या क्या है, सबसे पहले हमारा हीलियम है, फिर नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है और रेडॉन है। 6 का नाम इससे पहले आपको हम बता चुके हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा हीलियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, 2 होगा, ठीक है ना। यह जो है क्या, यह एक्सेप्शन है, अपवाद है, ठीक है ना। उत्कृष्ट गैस होने के लिए बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन का पूर्णतः भरा होना जरूरी है, आवश्यक है एकदम पूरा तरह से, ठीक ना। बट हीलियम का एटॉमिक नंबर ही 2 होता है, ठीक है ना। इसका क्या होता है, इसका एटॉमिक नंबर ही 2 होता है। 8 को इलेक्ट्रॉन जबरदस्ती थोड़े भर दीजिएगा भाई, इसीलिए क्या हीलियम जो है यह जो अपवाद है, ये क्या है, अपवाद, एक्सेप्शन, ठीक है। और बाकी जितना भी है, अब नियोन है, ठीक है ना। तो अगर आप नियोन का लिखिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है ना, तो नियोन क्या होता है, नियोन, एक मिनट, चलिए नियोन यहाँ पे, ठीक है ना। तो नियोन का क्या होता है, 10 होता है। इसको क्या लिखेगा 1s2 2s2 2p6 होता है ना, 6 2 8 2 10। अब देखिएगा बाहरी कक्षा जो है, ठीक है ना, 2 सेल वाला, उसमें क्या है 6 2 8 को इलेक्ट्रॉन पूरा है ना, तो 8 को इलेक्ट्रॉन भरा है, इसीलिए क्या है क्रिस्ट गैस है, इनर्ट गैस, ठीक है। इसी प्रकार आर्गन आ गया, तो आप आर्गन के देखिएगा तो आर्गन में क्या होता है 18 होता है। 18 में क्या करिएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6 हो गया ना। 6 2 8 6 14 2 18 14 2 16 2 18, 18 पूर गया, क्योंकि 18 इसका क्या है एटॉमिक नंबर है, 18 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अब बाहरी कक्षा जो 3 का सेल है उसमें क्या होना चाहिए 6 2 8 को होना चाहिए, ठीक है ना, कंप्लीट है। तो इसी प्रकार जो है क्या है उत्कृष्ट गैस लिखा हुआ है। इसमें जो है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना कंपलसरी है, 8 इलेक्ट्रॉन होगा तभी जो है क्या होगा, तभी ये जो है यह क्या कहता है ये होगा, ठीक है ना। 1 मिनट रुकिएगा, लग तो रहा है।
चलिए देखिएगा, ज़्यादा टाइम के क्लास के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है इसमें, ठीक है ना। तो लास्ट में क्या होना चाहिए, इसका जो है बाहरी कक्षा में जो है 8 इलेक्ट्रॉन पूरा होना चाहिए, ठीक है। चलिए इतना तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा जो उत्कृष्ट गैस है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा, अब हमारा आ जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, यानी कि कोर इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसके बाद जो है हम लोग वैलेंसी देखेंगे, ठीक है ना। तो वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जो बाहरी कक्षा में जो उपस्थित जो भी इलेक्ट्रॉन का कुल संख्या है, ठीक है ना, वो क्या होता है, वो अंदर वाली कक्षा में उपस्थित कुल संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि देखिए जो बाहर में रहेगा, ठीक है ना, उसे हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि वैलेंस, और जो अंदर वाले में रहेगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, कोर, ठीक है ना। कैसे, तो यहाँ पे देखिए ऐसे, जैसे कि यहाँ पे सोडियम है, ठीक है ना, सोडियम का परमाणु संख्या क्या हो गया, 11 हो गया, ठीक है ना। सोडियम का जो परमाणु संख्या 11 हो गया, इसमें जो है संयोजी यानी कि वैलेंस 1 है और कोर 10 है। कैसे, तो देखिए, अब देखिएगा यहाँ पे अगर हम Na सोडियम 11, ठीक है ना, 1s2 2s2 2p6 और 3s1 हो गया ना। ये देखिएगा लास्ट का कक्षा तक क्या है, 6 2 8, यहाँ तक ये कंप्लीट है, 10 को तक है। अब अगर इसको अगर स्टेबल होना चाहे, कोई भी इंसान हो या फिर कोई भी हो, क्या चाहेगा, सब चाहता है कि हम स्टेबल रहे। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी चाहता है कि हम भी स्टेबल रहे, लेकिन इसमें एगो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ई ज्यादा है, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होता है कि जो या तो किसी को लॉस कर सकता है, नहीं तो गेन कर सकता है, यानी कि या तो किसी को वह दे देगा, नहीं तो किसी से उतना कमी अपना पूरा कर लेगा, ठीक है। तो इसको देखिए, अभी अगर ई 11 पे है, ठीक है ना, इसको स्टेबल होने के लिए क्या चाहिए, अब या तो ये एक किसी को दे देगा, ठीक है ना, एक दे देगा तो 10 वाला जैसा हो जाएगा, नियॉन जैसा। लेकिन अगर ये किसी से 7 और ले लेता है तो आर्गन जैसा हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। एक और चीज होता है, इलेक्ट्रॉन जितना देने में जितना एनर्जी लगता है, लेने में भी उतना ही एनर्जी लगता है। अभी बेवकूफ तो है नहीं कि 7 वो किसी से लेके ज्यादा एनर्जी खर्चा करेगा, तो उससे अच्छा है कि वो अपना वाला किसी को दे देगा, ठीक है ना। तो यही जो देने का लेने का जो संभावना रहता है ना, उसी को हम लोग जो है क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। यानी कि एगो इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये किसी को दे सकता है, ठीक है ना, लेगा नहीं 7, वही एकदम श्योर है, समझ गए। हाँ चलिए, तो यही क्या हो जाता है, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। यानी कि ये जो है इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होता है जो या तो किसी को देगा, नहीं तो किसी से लेगा। अब मान लीजिए कि यही अगर सोडियम ना हो के यहाँ पे अगर क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है ना, क्लोरीन हो जाएगा, तो क्लोरीन का होता है 17। अब इसको क्या लिखिएगा आप, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 हो गया ना। अब देखिए यहाँ तक तो ये कंप्लीट है, लेकिन यहाँ पे इसका कितना 5 या 2 7 गो इलेक्ट्रॉन पूर रहा है, ठीक है ना, 7 गो, 5 या 2 देखिए 5 या 2 क्या हो गया, 7 गो इलेक्ट्रॉन पूर रहा है। अब ई स्टेबल होने के लिए या तो 7 गो किसी को दे देगा, और नहीं तो एगो किसी से और ले लेगा, ठीक है। तब ई अब एक वाला काम थोड़े करेगा, इसका तो एक को देना है, ठीक है ना, तो कम एनर्जी लगेगा, इसीलिए किसी को एगो दे देगा। लेकिन इसको 7 को देने में किसी को बहुत एनर्जी लगेगा, इसीलिए एगो क्या करेगा, ले लेगा। तब इसके लास्ट में 7 गो है, तो ऐसा थोड़ी कि इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा, नहीं, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका भी 1 हो जाएगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि इसको जो 1 का जरूरत है, बस 1 को, यहाँ पे जरूरत के हिसाब से सारा काम हो रहा है। इसको 1 जो है देने का जरूरत है, और इसको 1 लेने का जरूरत है, ठीक है, तो वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। यानी कि जितना का नीड होगा उतना है। अब आप कहिएगा कि जब बीच बीचहा जब रहे, ठीक है ना, तो बीच बीचहा में जो है क्या होगा, जो लास्ट में रहेगा वही हो जाएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब उतना देगा किसी को तो यो नुकसान है, उसको लेगा तो यो नुकसान है, ठीक है ना। तो इसीलिए जो उसका बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप लोग का। चलिए आगे देखिएगा, ठीक है। आगे देखिए जो संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से 8 तक होता है, ठीक है ना। अब 1 से 8 तक अभी जस्ट हम आपको बताएं, ठीक है ना। और जैसे कि नियॉन है ना, तो नियॉन 10 है, तो 10 में बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा है ना, यानी कि क्या है, स्टेबल है, ठीक है ना। हीलियम को छोड़कर बाकी सभी अक्रिय गैस के बातम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 होते हैं। एकदम पहले आपको अभी हम बता चुके हैं, ठीक है ना।
अब देखिए, लेकिन हीलियम के बाहरी कक्षा में कितना होता है, 2 होता है। और ये 2 क्यों होता है ये भी बता दिए, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ही 2 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप 2 तक लिखिए सकते हैं एकदम मैक्सिमम, 2 से तीसरा होगा नहीं। इसीलिए जो है 2 क्या होता है, इसके जो है ये बाहतम कक्षा में जो इसके कितना होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये 2 पे ही जो है क्या है, उत्कृष्ट गैस बन चुका है। चलिए देखिए, करे संयोजी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अन्य इलेक्ट्रॉन की अपेक्षा क्या होती है, अधिक होती है। यही कारण है कि रासायनिक अभिक्रिया में जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, ठीक है ना। यानी कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उसमें जो है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा वही उसमें सम्मिलित होगा, कोर इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। क्योंकि जो चीज, अगर मान लीजिए कि आप स्टेबल है, ठीक है ना, तो आप थोड़े इधर उधर करते रहिएगा कि जो अस्थायी वही इधर। अब जैसे कोई तंबू लगा के रहता है, ठीक है ना, और कोई बड़ा सा महल बना के रहता है, ठीक, तो महल वाला अपना घरवा उखाड़ उखाड़ के थोड़ी ले जाएगा, कहीं नहीं ले जा पाएगा भाई। लेकिन तंबू वाला है तो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, ठीक है ना, आसानी होगा उसको, ठीक है ना। बट ऐसे कोई नहीं ले जा सकता है। वही बात यहाँ पे हो जाता है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आता है वो इधर उधर जा सकता है, कूद सकता है इधर उधर, ठीक है ना, बट कोर इलेक्ट्रॉन नहीं कूदेगा। तो जो रासायनिक अभिक्रिया होता है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ही भाग लेगा, यानी कि संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेता है, ठीक है। संयोजी जो है इलेक्ट्रॉन की सहायता से क्या होता है, वर्ग निकाला जा सकता है, ठीक ना, जो संयोजी होता है। तो देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन का संख्या बराबर क्या होता है, वर्ग संख्या, ठीक है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या से आप वर्ग निकाल सकते हैं, ठीक है। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन S या P में प्रवेश है, ठीक है ना, तो A उपवर्ग में रखा जाता है। और यदि अगर अंतिम D या F होता है तो उसे B उपवर्ग में रखा जाता है। याद रखिएगा आप लोग, अगर अंतिम इलेक्ट्रॉन या तो S या नहीं तो P इसमें प्रवेश किया तो उसको किसमें रखिएगा, A में। और वही अगर D या फिर F में हो गया तो उसको B में, ठीक है ना। आपको बताए थे, ठीक है ना, कि SPDF 4 गो है ना, तो 4 में से जो है पहिलक्का दोनों S और P इसमें अगर इलेक्ट्रॉन प्रवेश है तो A में, और D या फिर F में है तो B में, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिएगा आप संयोजकता, वैलेंसी क्या होता है, ठीक है ना। तो देखिए, तो कह रहा है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन का जो संख्या होता है ना उसी के द्वारा जो है वैलेंसी जो है क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, ठीक है ना। संयोजकता परमाणु की संयोजन शक्ति कहलाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा कि जो भी वैलेंसी होता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन शक्ति बोलते हैं, ठीक है ना। और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो होता है यानी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसका संख्या कैसे पता चलेगा, ठीक है ना। तो इसका संख्या जो है किसी भी एलिमेंट का जो परमाणु का जो वैलेंसी होगा, ठीक है ना, उससे जो इसको डिसाइड किया जाएगा, ठीक है ना, कि क्या है। चलिए इसके बाद देखिएगा यौगिक की संयोजकता, ठीक है ना। जो यौगिक होता है, अभी तो हम लोग एलिमेंट का पढ़ रहे थे, ठीक है ना, तो सबका आपको एलिमेंट है ना, क्लोरीन हम एग्जांपल दिए, सोडियम दिए, ये सब क्या है, एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पे अब हमारा आ जाता है यौगिक, ठीक है ना। यौगिक संयोजकता जो है क्या होती है, एक की संयोजकता जो है वह दूसरे पर होती है और दूसरे की संयोजकता पहले पर होती है। कैसे, तो देखिए आप लोग अगर कभी पढ़े हुईएगा, ठीक है ना, इससे पहले तो आपको बताया गया होगा, ठीक है ना। जैसे कि आप CO2 कार्बन डाइऑक्साइड लिखते हैं ना, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, ये दोनों मिल के बना, तो कार्बन का 2 गो और ऑक्सीजन का 1 गो, ठीक है ना, इसका वैलेंस 1 होगा। ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, C पे 1 जाएगा तो 1 नहीं लिखाता है, और O पर 2 जाएगा तो 2 लिखा जाएगा। O का C का 2 कैसे है, तो C कितना होता है, 6 होता है, C हो जाएगा 1s2 2s2 और 2p2, ठीक है ना। चलिए 2p2 हो गया ना। तो देखिएगा यहाँ पे कि जो आपका लास्ट का कक्षा है, ठीक है ना, क्या हो गया, 2 और 2 4 हो गया ना, कार्बन, ठीक है ना। और ऑक्सीजन क्या होता है, तो 7 होता है, 8 होता है, सॉरी, कहाँ चल गया ऑक्सीजन, ठीक है ना, 8, 1s2 2s2 और 2p क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो जाएगा, इसमें जो है 4 और 2 क्या हो गया, 6 हो गया। इसको चाहिए क्या गो, 2 गो, ठीक है ना। एक मिनट ये 2 1 कैसे है सो देखिए। तो यहाँ पे क्या है, 2 और 2 4 और 2 कितना हो गया, 6 है ना, इसका 6 है, और यहाँ पे कितना है, 4 और 2 6, ठीक है ना। अरे हाँ, 4 और 2 6 और 2 8, यानी कि इसका देखिए, इसका लास्ट में जो है 4 है, 2 + 2,
ठीक है ना, कितना है 4 है, इसका लास्ट में कितना है 4 2 6 है, ठीक है ना। अब देखिए अभी इसको जो है 4 और 2 ऑक्सीजन को इसको कितना चाहिए, 2 चाहिए पूरा कंप्लीट करने के लिए, 10 जैसा बनने के लिए 2 चाहिए ना, लेकिन इसको 10 जैसा बनने के लिए कितना चाहिए 4 चाहिए, चाहिए ना। या फिर हीलियम जैसा बनने के लिए भी 4 चाहिए, तो या तो 4 को देगा नहीं तो 4 को लेगा, बात तो पड़ गया बराबर, ठीक है ना। तो बात जब बराबर पड़ गया तो सी क्या हो गया, सी और ओ था, ठीक है ना, तो इसका 4 था और इसका 2 था, ये 2 से काट दिए 2, तो क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे 2, तो यही वाला यहाँ पे जो सी का 2 और ओ का 1 मिलके क्या होता है, सी पर 1 चला जाता है और ओ पर 2 चला जाता है। आप समझ में आ गई, सी का 2 है और ओ का 2 है, जैसे इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो CO2 ऐसे बन जाता है। ओके, ऐसे क्या होता है यौगिक बनाया जाता है, ठीक है, कंपाउंड बनाया जाता है एलिमेंट से, ठीक है। अब देखिए अब NH3 है ना, तो इसीलिए कहा गया है कि जो कंपाउंड होता है ना, ये पहला वाला का संयोजक था इस पे, इसका वाला का संयोजक था इस पे कुछ नहीं था, संयोजक था 1, यानी कि ऑक्सीजन का 1 और कार्बन का 2। उसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा NH3 है, यानी कि यहाँ पे N का संयोजकता क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो H का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है ना, कुछ नहीं हो तो N का 3 है और H का 1 है। उसी प्रकार Al2O3, ठीक है ना, यानी कि एल्यूमिनियम का 3 हो जाएगा, ऑक्सीजन वाला एल्यूमिनियम पर फेंक देगा, एल्यूमिनियम वाला ऑक्सीजन पर फेंक देगा, यानी कि ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी प्रकार CuO3 का क्या हो जाएगा, Cu यानी कॉपर का 3 हो जाएगा और ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा, कुछ नहीं है कॉपर पे तो 1 हो जाएगा, तो कॉपर का क्या हो गया 3 हो गया, ऑक्सीजन का 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया MnO4, ठीक है ना, तो मैग्नीज पे जो है वो 4 चल जाएगा, ऑक्सीजन वाला मैग्नीज का कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 ऑक्सीजन पे आ गया, यानी कि Mn का 4 हो गया, ऑक्सीजन का 1 हो गया। उसी प्रकार Cu2O है, ठीक है ना, यानी कि कॉपर का जो 2 है ये ऑक्सीजन पे आ जाएगा, ठीक है ना, कॉपर पे क्या चला जाएगा ऑक्सीजन का 1, यानी कि ऑक्सीजन पे 2 और कॉपर पे 1। इस प्रकार से क्या होता है संयोजकता निर्धारित होता है, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा हमारा केस 1, किसी परमाणु का बाह्यतम कक्षा में 1 2 3 या 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो संयोजकता इलेक्ट्रॉन के संख्या के बराबर होता है, ठीक है ना। चलिए अब आपको हम यहाँ से बता ही देते हैं, उस समय से यही चीज समझा रहे हैं आपको। चलिए देखिए, यानी कि लास्ट का जो बाहरी कक्षा में जो है 4 तक होना चाहिए, 1 2 3 4 तक अगर हो रहा है, ठीक है ना, तो उसका जो इलेक्ट्रॉन का संख्या है जितना है, ठीक है ना, वही उसका क्या हो जाएगा वैलेंस हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगा, ठीक है ना, वही उसका संयोजकता होगा, ठीक है ना, यानी कि उतना ही वह जो है किसी को देगा। लेकिन अगर उससे ज्यादा है 5 6 7 हो गया तो क्या हो जाएगा, तो अब वह जो है 8 में से घट जाएगा, ठीक है ना, अगर 5 रहेगा तो 8 में से घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, ठीक है ना। और 3 हो जाएगा, पूछिएगा कैसे, तो मान लीजिए कि इसको अष्टक नियम पूरा करने के लिए कितना चाहिए 8 को चाहिए, अब 5 को इसके पास ऑलरेडी है, ठीक है ना, तो या तो ये 3 को किसी से ले लेगा, नहीं तो ये 5 किसी को कोई के दे देगा जाके। 3 को जितना लेगा और जितना लेने में खर्च है उतना देने में खर्च एकदम बराबर बराबर इक्वल है, तो इसीलिए क्या करेगा 5 को 9 दे के 3 को कोई से ले ही लेगा, ठीक है ना, समझ गए, इसीलिए इसका जो है 3 हो जाएगा, ना कि इसका बाहरी कक्षा में 5 है तो 5 होगा। समझ में आ गया, इसीलिए हम क्लोरीन का एग्जाम्पल लिए थे आपसे, ठीक है ना, क्लोरीन का एग्जाम्पल लिए थे ना, क्लोरीन में हम क्या बताए थे कि इसका बाह्यतम कक्षा में जो है 7 गो इलेक्ट्रॉन था, हम क्या बोले थे कि 1 इलेक्ट्रॉन या किसी से ले लेगा, ठीक है ना, तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि 7 को तो देने जाएगा नहीं, क्योंकि 7 को देगा तो ज्यादा खर्च होगा इसको, इसीलिए 1 किसी से ले लेगा। तो संयोजकता इसका कैसे हम निर्धारित कर दिए थे, तो यही वाला बात हो गया ना, फॉर्मूला तो ये लग गया कि 8 में से क्या करेंगे, जो बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको घटा देंगे, तो 8 में 7 घट जाता था 1 बच जाता ना, तो वही वाला बात है। तो या तो बाहरी कक्षा में 5 रहे 6 रहे 7 रहे, तीनों में से कितना भी इलेक्ट्रॉन रहे, यहाँ पे 7 था ना तो घट गया, उसी प्रकार घट जाएगा, ठीक है ना, यानी कि बाहरी कक्षा में अगर 5 6 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा तो उसको 8 में से घटा के तो वैलेंसी लिखेंगे, जो बचेगा वो वैलेंसी हो जाएगा। लेकिन 1 2 3 4 बाहरी कक्षा में अगर 4 तक रहता है तो वही उसका वैलेंसी होगा। इतना तक आप लोगों को क्लियर है। चलिए अब देखिएगा हमारा समस्थानिक आ जाता है इसके बाद, ठीक है, यानी कि आइसोटोप्स। चलिए आइसोटोप्स क्या होता है, तो आइसोटोप्स वो होता है कि कोई भी 2 एलिमेंट, ठीक है ना, यानी कि तत्व एक रहेगा, सॉरी 2 एलिमेंट का तत्व, मान लीजिए कि यहाँ पे कार्बन है, ठीक, इसका परमाणु संख्या सेम रहेगा, ठीक है ना, परमाणु संख्या सेम रहेगा लेकिन द्रव्यमान संख्या इसका जो है भिन्न रहेगा, ठीक है ना,
यानी कि एक ही तत्व है, परमाणु संख्या समान रहेगा और द्रव्यमान संख्या अलग अलग रहेगा, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। ठीक है ना। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कार्बन 12 है और कार्बन 14 है ना। देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो प्रोटॉन का संख्या 6 है, एटॉमिक नंबर 6 है, इसमें इलेक्ट्रॉन 6 है, न्यूट्रॉन 6 है, आ जो परमाणु द्रव्यमान है वो 12 है। कैसे? क्योंकि प्रोटॉन की संख्या न्यूट्रॉन की संख्या 6 प्लस 6, ये दोनों को जोड़िएगा तो 12 आएगा ना। जरूर। लेकिन वही जब यहाँ पे आइएगा, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाता है, प्रोटॉन का संख्या 6, इलेक्ट्रॉन का परमाणु संख्या भी 6, इलेक्ट्रॉन का भी संख्या 6, लेकिन न्यूट्रॉन का संख्या 6 प्लस 2 यानी कि 8। इसीलिए जो है यहाँ कार्बन का जो है परमाणु भार कितना हो गया, 12 से बढ़ के 14 हो गया। ठीक है ना। ठीक है, ये जनरल होता है। ठीक है ना, जब खनन उनन जब होता है ना तो अब ये निकलता है 14 वाला। ठीक है ना, नीचे से इस प्रकार जो आप कई गो है दिए गए। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का जो है ऑक्सीजन ऑक्सीजन है ना। अब यहाँ पे देखिएगा ना परमाणु संख्या तीनों में आपको समान दिख रहा होगा, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या है, 16 है, 17 है, 18 है ना। यानी कि जब परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समस्थानिक बोलेंगे। क्लियर है। आगे देखिएगा, अब हमारा आ जाता है समस्थानिक का उपयोग, यानी कि समस्थानिक का उपयोग कहाँ होगा। ठीक है ना, कैसे होगा, तो एक एक करके जो हम लोग पूरा 10 गो 11 गो एकदम पूरा डिटेल में इसको देख लेते हैं क्या है। कार्बन का जो समस्थानिक है C14 का उपयोग जीवाश्म की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। तुरंत न बताए कि खनाता उनाता है ना तो पता लगेगा। ठीक है ना, क्योंकि जीवाश्म क्या होता है, बहुत सालों लाखों सालों पहले जो है नीचे जो मलबे में जो है क्या होता है, या तो मवेशी वेशी दब जाए, ठीक है ना, कोई भी ह्यूमन पार्टिकल्स या फिर जो पेड़ पौधा होता है, ठीक है ना, वह सब दब जाता है। ठीक है, वह क्या होता है, जीवाश्म का रूप ले लेता है। ठीक है, प्रेशर के वजह से जीवाश्म का रूप लेगा। तो कितना पुराना है इस चीज को पता लगाने के लिए जो है कार्बन 14 का यूज किया जाता है। ठीक है ना। यूरेनियम का जो समस्थानिक है, ठीक है ना, यूरेनियम का समस्थानिक का उपयोग परमाणु भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, जैसे कि घर में ईंधन के रूप में क्या यूज करते हैं, एलपीजी करते हैं ना, उसी प्रकार जो है यूरेनियम के यूज जो है परमाणु के भट्ठी में ईंधन के रूप में किया जाता है। ठीक है ना, फ्यूल के रूप में। उसके बाद अब कह रहा है कि आयोडीन का जो समस्थानिक है I131, ठीक है ना, ये याद रखिएगा, का उपयोग जो घेघा रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। थायराइड ग्रंथि का जो सक्रियता होता है उसके जांच के लिए किया जाता है। किसका उपयोग, I131 जो आयोडीन का क्या है, समस्थानिक है। ठीक है ना, ये तीनों का पता चल गया आपको। इसका जो है जीवाश्म का एज पता लगाने के लिए, यूरेनियम 235 का परमाणु भट्ठी में ईंधन के लिए, आयोडीन का I131 का उपयोग जो है घेघा रोग के लिए। ठीक है, या फिर थायराइड ग्रंथि का जांच करने के लिए, थायराइड ग्रंथि का जो सक्रियता होता है उसका जांच करने के लिए। ठीक है ना, एक्टिवनेस को। इसके बाद कह रहा है कि लोहा यानी कि Fe का जो समस्थानिक होता है Fe26, ठीक है ना, इसका उपयोग जो एनीमिया रोग का पता लगाने के लिए किया जाता है। एनीमिया जब हो जाएगा, ठीक है ना, तो उसका जो है पता लगाने के लिए जो फेरस होता है यानी कि लोहा होता है उसके समस्थानिक यूज किया जाता है। उसके बाद कह रहा है आर्सेनिक, ठीक है ना, यानी कि आर्सेनिक जो 74 होता है। ठीक है ना, आर्सेनिक का समस्थानिक है। आर्सेनिक समस्थानिक का जो यूज क्या किया जाता है, ट्यूमर का पता लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है ना, ट्यूमर यानी कि घाव जो हो जाता है उसका। ठीक है ना, इसके बाद कोबाल्ट का जो समस्थानिक है, ठीक है ना, 660, इसका उपयोग जो है कैंसर के उपचार में किया जाता है। ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, गामा किरण निकलता है। क्या निकलता है, गामा किरण। ठीक है ना, तो कोबाल्ट से गामा किरण निकलेगा और यह क्या करेगा, कैंसर का पता लगाएगा। ठीक है ना, वन। इसके बाद हमारा आ जाता है सोडियम का जो समस्थानिक होता है Na24 इसका उपयोग जो है रक्त का थक्का बन जाना, उसमें जो उसका पता लगाना पड़ेगा ना, तो अब जो है इसका यूज होता है। ठीक है ना, सोडियम 24 का। ठीक है ना, रक्त का थक्का कब बन जाता है, तो कहीं पे कट फट लग जाता है। ठीक है ना, तो वहाँ पे जैसे ही ऑक्सीजन जब उसमें जाएगा, ठीक है ना, हवा का मात्रा थोड़ा भी लगता है तो रक्त थक्का बनना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, चलिए अब देखिएगा आगे। अब कह रहा है कि अल्प रक्तता, ठीक है ना, यानी कि एनीमिया, ऊपर पता है एनीमिया हो गया, क्षय रोग हो गया, इसके जांच में जो है F59, अस्थि हो गया, अस्थि के रोग का जो इलाज होगा उसमें P32,
याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है ना। एनीमिया हो गया या फिर क्षय रोग, टीबी जो होता है, ठीक है ना, ट्यूबरकुलोस, उसमें क्या होता है, इसमें जो है क्या हो गया, F59 का यूज किया जाएगा, ठीक है ना, फेरस 59। अस्थि का यानी कि बोन यानी कि हड्डी का जो पता लगा, हड्डी का जो इलाज होगा उसके उपचार में जो है P32 फास्फोरस। पौधों का जो उर्वरक होता है, ठीक है ना, उसका प्रभाव का जांच करने में कार्बन 12। तेल का कुआं जो होता है उसका अध्ययन और पाइपलाइन का रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24 का यूज किया जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक, चलिए यहाँ तक आप लोगों को समस्थानिक का उपयोग पता चल गया होगा, ठीक है ना, कि समस्थानिक का उपयोग कहाँ कहाँ होगा। ठीक, इसके बाद देखिएगा अब हमारा आ जाता है आइसोडाइफर, ठीक है ना। आइसोडाइफर क्या है, ठीक, तो पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अंतर समान, ठीक है ना, यानी कि दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर होता है वह क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे देखिए थोरियम 234 है, इसका परमाणु द्रव्यमान और परमाणु संख्या 90 है ना। इसमें देखिएगा इसका न्यूट्रॉन कितना है 144 और प्रोटॉन 90 है, ये दोनों को माइनस किए तो कितना आ गया 54 आ गया ना। उसी प्रकार थोरियम के बाद अगर यूरेनियम ले लेते तो इसका 92 है, इसका 238 है, ठीक है ना, यानी कि 238 है। इसका न्यूट्रॉन जो है 146 है ना, और इसका प्रोटॉन 92 है, इसको भी माइनस कर रहा है तो क्या आ रहा है 54 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग आइसोडाइफर बोलेंगे, क्या बोलेंगे, आइसोडाइफर। एक वो ऐसा दो या दो से अधिक पदार्थ जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वह इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तो उसे हम लोग आइसोडाइफर बोलेंगे, ठीक। अब हमारा आ जाता है मॉलिक्यूल्स यानी कि अणु, ठीक है ना। चलिए अणु शब्द का परिचय जो है वो कौन दिया था, डेमोक्रिटस, ठीक है ना। अणु शब्द के बारे में कौन बताया, डेमोक्रिटस। कोई भी जो यौगिक होता है उसका सबसे सूक्ष्मतम कण जो है क्या कहलाता है, अणु कहलाता है, ठीक है ना, समझिए। अब जैसे कि देखिए अब किसी तत्व का सबसे छोटा से छोटा कण, एलिमेंट का सबसे सूक्ष्मतम कण परमाणु है, उसी प्रकार यौगिक का सबसे सूक्ष्मतम कण अणु है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। दो या दो से अधिक परमाणु के रासायनिक संयोग से मिलकर जो है वह क्या होता है, बन जाता है, क्या बन जाता है, अणु। यानी कि दो या दो से अधिक परमाणु के मिलने से बाद क्या होता है, अणु बनता है, ठीक है ना। यानी कि ग्रुप ऑफ एटम जो है, यानी कि एक साथ जो है बहुत सारे एटम मिलकर जो है क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। उसके बाद करा पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या है, अणु, ठीक है। और तत्व का सबसे छोटा कण परमाणु है, ठीक है ना, लेकिन उसको भी सब अलग अलग कर दिया 3 पार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अणु का बात करेंगे। चलिए देखिएगा अणु जो है वह क्या होता है, दो प्रकार के हैं, एक हमारा है समांगी और दूसरा हमारा है विषमांगी, ठीक है ना। समांगी वह होता है जो एक समान के अणु से बना होता है, ठीक है ना, यानी कि होमो एटॉमिक। विषमांगी होता है जो अधिक प्रकार के अणु से बना होता है, ठीक है ना। अब देखिए तो जो एक समान अणु से बनता है वह हमेशा जो एक एलिमेंट होगा, ठीक है ना, एलिमेंट है, ठीक है। अधिक प्रकार से अणु से जो बन रहा है वह क्या है, यौगिक है, कंपाउंड है, ठीक है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है। चलिए देखिएगा आगे, अणु हमारा दो है, समांगी अणु और विषमांगी अणु, ठीक है ना। विषमांगी अणु में जो है अणु अलग अलग होते हैं जो कि यौगिक में ज्यादातर देखे जाते हैं, और समांगी में जो है एलिमेंट में होते हैं, ठीक है ना। किसी अणु में परमाणु का कुल संख्या को क्या बोलते हैं, परमाणुकता यानी कि एटॉमिसिटी बोलते हैं, इसको आप याद रखेंगे, ठीक। जितना भी हमारा अग्रीय गैस है, ठीक है ना, जैसे कि हीलियम हो गया, आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया, ये सभी जो है एक परमाणविक होते हैं। एक परमाणविक होने का यह मतलब कि इस पे कभी देखे हैं कि Ar2 लिखाता है, He2 लिखाता है, ऐसा लिखाता है, नहीं, ऐसा नहीं लिखते, लेकिन O2 लिखते हैं, ठीक है ना, ये सही है, इसको द्विपरमाणविक बोलेंगे, ठीक है ना। लेकिन यह सब जो है क्या है, एक परमाणविक है, ठीक है। चलिए ठीक है, इतना तक आपको समझ में, ठीक है। यानी कि अक्रिय गैसों का जो परमाणुकता होता है वो क्या होता है, एक होता है, याद रखिएगा। अब कह रहा है हमारा कि परमाणुकता, ठीक है। अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या बोलेंगे, परमाणुकता कहेंगे, ठीक है। यानी कि जो संख्या अणु का गठन करेगा उसे हम लोग परमाणुकता कहेंगे। किसी अणु के परमाणुओं की कुल संख्या को परमाणुकता कहते हैं,
ठीक है, दोनों चीजें। किसी अक्रिय गैस जैसे कि हीलियम हो गया, नियॉन हो गया, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, इसको जो हम लोग क्या बोलेंगे, एक परमाणविक बोलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि इसमें एगो परमाणु है तो एक के परमाणु बोलेंगे। अक्रिय गैस का परमाणुकता क्या होता है, एक होता है, ठीक है ना। चलिए अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कुछ दिया हुआ, ठीक है ना। अब जैसे कि H2 है, N2 है, O2 है ना, तो इसमें देखिए दो दो दो, ये सब दो ही परमाणविक है ना। लेकिन वही यहाँ पे हीलियम है तो हीलियम एक है, यानी ये एक परमाणविक है। हीलियम क्या है, एक अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस, ठीक है। इतना आप लोगों को क्लियर है, ठीक है ना, कि जो भी अक्रिय गैस है हमारा, सारा अक्रिय गैस वो सब एक परमाणुकता होता है, यानी कि उस पर परमाणु की संख्या एक होती है, ठीक है ना, 1 होता है, ठीक है। जैसे कि अब H2 हो गया, N2 हो गया, O2 हो गया, ये सब द्विपरमाणविक होता है, ठीक है ना। चलिए इसमें जो है आगे भी हम लोग क्या करेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है ना। अब हमको आ जाता है जो इसमें हॉर्न्स रूल, ठीक है ना। तो हॉर्न्स रूल क्या है, चलिए इसको जो है कुछ कुछ हम आपको बता दिए, ठीक है, अभी समझाएंगे तो आप लोग को खुद समझ में आएगा। देखिएगा क्या करें, समान ऊर्जा स्तर और परमाणुओं में से पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरता है, फिर उसका जोड़ा बनता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पहले घड़ी की सुई के विपरीत बढ़ते हैं और फिर घड़ी की सुई की दिशा में बढ़ते हैं। देखिए इससे पहले जब हम कोष्टक में उस समय लिख रहे थे तो आप देखे होइएगा कि हम पहले जो है क्या लिख रहे थे, सीधा लिख रहे थे, 100 बॉक्स में ऐसे, सब में पहले सीधा लिखे थे, तब एक 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 बार ऐसे उल्टा लिखे थे। आपको अगर दिखा होगा तो देखे हुए, ठीक है ना। पता नहीं आप ध्यान दिए कि नहीं दिए आप लोग, चलिए देखिएगा। कहने का मतलब यह है, ठीक है ना, कि कोई पूरे ऑर्बिटल में, ठीक है ना, अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो पहले सब में जो है ये भरेंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कि एगो में अगर 6 गो अगर आ रहा है, ठीक है ना, तो पहले क्या करना है, सब में भरना है। यहाँ पे देखिएगा इस सही किया हुआ, क्यों सही है, क्योंकि यहाँ पे पहले सब सीधा भरा हुआ ना एक ही, और उसके बाद फिर यह भरा हुआ है ना। लेकिन इसमें क्या है, ऐसे भर के इसमें एगो भर दिया, खाली रह गया, इसीलिए यह गलत हो गया। पहले जो है क्या होगा, पहले एक एक बढ़ेगा एक दिशा में, ठीक है ना, एक डायरेक्शन में बढ़ेगा सीधा वाला, ठीक है ना, और उसके बाद जो है दूसरे डायरेक्शन में लाएंगे, समझ गए। जैसे कि यहाँ पे देखिए 1s2 2s2 2p6 3s1 है ना। तो यहाँ पे देखिएगा 1s2 यानी कि ई तो भर, एस तो पूरा भरा हुआ है, ई एस भी 2 गो है तो 2 गो ले लेंगे, ई पी भी 2 गो है, 6 गो है तो ले लेंगे, ठीक है ना। ऐसे 6 गो है तो आप दोनों दोनों कर सकते हैं, अगर 5 गो रहेगा तो 1 2 3 है तो फिर 4 और 5 लास्ट वाला में नहीं हो, 3s1 है तो इसमें ये गो है, ठीक है ना। चलिए उसी प्रकार अगर आप देखिएगा यहाँ पे क्लोरीन का भी दिया हुआ है, ठीक है ना। सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज पढ़ेंगे, क्लॉकवाइज पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज पढ़ेंगे, ठीक है। यानी कि कोष्ट जो है या खाली करके पहली 2 गो भर देंगे, उसके बाद खाली हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। पहले सब में एक एक पढ़ेंगे और उसके बाद फिर सब में एक एक पढ़ेंगे, ठीक है ना। पहले क्लॉकवाइज पढ़ेंगे फिर एंटी क्लॉकवाइज पढ़ेंगे, यानी कि सबसे पहले सीधा 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 सब में पढ़ेंगे, तब फिर सब में उल्टा उल्टा पढ़ते आएंगे जहां तक जरूरत हो, ठीक है। तो अब देखिएगा हमारा आ जाता है क्वांटम नंबर, ठीक है ना, क्वांटम संख्या कर कि वैसी संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत सेल सेल की संख्या, सब सेल की संख्या, ठीक है ना, या फिर सेल या सब सेल का आकार, ठीक है ना, सेल या सब सेल का स्थिति, ठीक है ना, या उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण को क्या बोलते हैं हम लोग, घूमने वाले इलेक्ट्रॉन के चक्रण को बताता है, ठीक है ना। यानी कि वो ऐसा संख्या जो किसी एटम के अंतर्गत उसके सेल हो गया, सब सेल हो गया, ठीक है ना, या फिर उसका सब सेल का आकार हो गया, ये सब चीजों को जो है सब सेल की स्थिति हो गई, ठीक है ना, उसमें घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण को जो प्रदर्शित करता है, ठीक है ना, बताता है, दिखाता है, उसको हम लोग क्वांटम संख्या बोलेंगे, ठीक है ना। इसमें जो है आगे देखेंगे कि क्वांटम होता कितना है। क्वांटम जो है वह 4 प्रकार के, पहला हमारा आ जाता है मुख्य क्वांटम, ठीक है ना, यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरा आता है हमारा द्विगंशी क्वांटम संख्या, ठीक है ना। तीसरा आ जाता है हमारा चुंबकीय क्वांटम, ठीक है ना, मैग्नेटिक। चौथा हो जाता है हमारा चक्रण यानी कि स्पेन क्वांटम, ठीक है। अब देखिएगा मुख्य क्वांटम संख्या जो होता है सो करे वैसी क्वांटम संख्या जो किसी एटम में सेल की संख्या एवं उसके आकार को बताती है, यानी कि किसी भी संख्या में उसके सेल और उसके आकार, ठीक है ना, यानी कि चलिए किसी भी जो सेल होगा उसमें उसकी संख्या को या फिर उसके आकार को, ठीक है ना, समझ गए। कोई भी एटम रहेगा उसमें या तो उसके सेल को बताया नहीं तो उसके आकार को बताया, उसको हम लोग क्या बोलेंगे,
मुख्य क्वांटम संख्या बोलेंगे, ठीक है ना, प्रिंसिपल, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मान कभी भी क्या नहीं होगा, शून्य नहीं हो सकता है, याद रखिएगा पॉइंट, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है दिगंशी। दिगंशी क्या होता है, ठीक है ना, तो यह एटम के अंतर्गत सब सेल की संख्या एवं उसके आकार को बताता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें देखिएगा आप लोग, तो देखिए यहाँ पे एन एल बराबर क्या है, वो है, ठीक है ना, एन माइनस वन है, एन वन हो जाता है एल जीरो, तो देखिए एस से क्या है, इसके तरफ आ रहा है ना, ई ओ से इसके तरफ आ रहा है, नंबर 3 आता है तो फिर एस से इसके तरफ आ जाता है, यानी कि इसके आकार को बताता है, ठीक है ना। पहले एस फिर आएगा तो पी, ठीक है ना, इस प्रकार से क्या करता है, इसके जो है जो इसका नंबर है उसको दिखाता है, ठीक। इसके बाद हमारा चुंबकीय क्वांटम संख्या, ठीक है ना। चुंबकीय क्वांटम संख्या क्या है, तो एटम के अंतर्गत सेल या सबसेल की स्थिति को बताता है, ठीक है ना, पोजीशन बताता है, पोजीशन कहाँ है सो। तो यहाँ पे देखिएगा एम क्या है, एक यहाँ पे माइनस एल है, माइनस एल से प्लस एल तक है ना, तो जब एम माइनस एल से प्लस एल की तरफ जाएगा, ठीक है, तो बीच में क्या जीरो भी तो आएगा ना, अगर एल का मान 1 है तो, अगर 2 है तो एम का मान क्या हो जाएगा, -2 होगा, यानी कि -1 से लेके +2 तक जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 है, -1 के बाद क्या आएगा, 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, ठीक है ना, यह क्या होता है, मैग्नेटिक होता है, ठीक। अब इसके बाद हमारा आ जाता है चक्रण। चक्रण क्या है, जो कह रहा है वैश्विक क्वांटम संख्या जो कक्षा या उपकक्षा में इलेक्ट्रॉन की चक्रण को बताता है, तो इलेक्ट्रॉन की चक्रण क्या है, तो ई तो है क्या है, सीधा है, प्लस में है, ई उल्टा है यानी कि माइनस में, बस इससे ज्यादा इसका कुछ नहीं है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है कि पॉलीज प्रिंसिपल, इसमें पॉली का सिद्धांत भी हम लोग को देखना है, ठीक है ना। कह रहा है कि इस नियम के अनुसार किसी भी ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन का चौथा क्वांटम नंबर अलग होगा, यानी कि देखिए इसका क्वांटम नंबर जो है, अब देखिए n1 है, l0 है, m0 है, लेकिन s क्या है, 1/2 है, ठीक है ना। यहाँ पे देखिएगा तीनों सेम है, n है, 0 है, लेकिन ये क्या है 1/2 है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, ठीक है ना, दोनों क्या है, डिफरेंस है, ठीक है ना, अलग अलग है, समझ गए। तो यह होता है हमारा पॉली का सिद्धांत। पॉली का सिद्धांत क्या कह रहा है कि इसमें जो चौथा क्वांटम नंबर होगा वह जो है हमेशा अलग होगा, ठीक है ना, बस इस बात को आप याद रखिए, ठीक है। अब कह रहा है कि स्थिर अनुपात का नियम और निश्चित अनुपात का नियम, ठीक है ना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, ठीक है, इसको हम लोग देख लेते हैं। निश्चित अनुपात का नियम जो है प्रतिपादन कौन किया था, जोसेफ प्राउस्ट, ठीक है, निश्चित अनुपात का नियम कौन दिया, जोसेफ प्राउस्ट, नाम याद रखेंगे। इस नियम के अनुसार रासायनिक पदार्थ में तत्व हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में मौजूद होते हैं, ठीक है ना, कैसे, अब देखिए C2H4 है, इसमें जो कार्बन है और हाइड्रोजन है, ठीक है ना, ये सब क्या है, ये सब का जो भार का जो अनुपात है, ठीक है ना, वह क्या है 6:1 में, यानी कि हमेशा जो है यह क्या रहेगा, हमेशा जो है एक अनुपात में रहेगा, फिक्स यानी कि निश्चित अनुपात में रहेगा, ठीक है ना। कैसे, तो 6 दूनी 12 4 है ना, यहाँ पे देखिए अब कार्बन है, ठीक है ना, तो 2 × 6 प्लस 4 × 1 है ना, यानी कि 12 है, 4 है ना, क्या होगा, ऐसे देखेंगे तो 4 × 12 3 1 हो जाएगा, लेकिन मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 दूनी 6 तो 1 दूनी 2, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा, 6 और 2 हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिएगा यहाँ पे, अरे यार एटॉमिक नंबर थोड़े लिखेंगे, कहते हैं रुकिए कि एटॉमिक वेट ना लिखना है, कार्बन का क्या होता है 1 × 12 प्लस इधर क्या हो जाएगा, कार्बन है हमारा 2 को, तो देखिए C2 है,
C2H4 है ना। देखिए कह रहा है कि इसका और इसका अनुपात यानी कि C2 और H4 का अनुपात क्या होगा, तो 2 गुना 12 अनुपात 4 गुना 1 यानी कि 24 हो जाएगा और 4 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा 24, 6 बार में 1 बार में यानी कि 6 अनुपात 1 है ना, 6:1 के रेशियो में। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिएगा अब जो है हमारा क्या है चैनल है, ठीक है ना, मेरिटोरा एजुकेशन। इस पे जो है आपको क्या करना पड़ेगा, इस पे जुड़ना पड़ेगा। जुड़िएगा तो आपको जो है सारा चीज़ का PDF वीडियोस का लिंक, ठीक है, सारा जो इस पे प्रोवाइड हो जाएगा आपको मेरिटोरा एजुकेशन पे। ठीक है ना, मेरिटोरा एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे हमारा जो एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो पोर्शन था, ठीक है ना, वो सारा चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। ठीक है, अगर आप इतना को पूरा को कंप्लीट कर पाते हैं फिर इससे हट के जो है कुछ नहीं आने वाला है। ठीक है, जो भी आएगा इसके अंदर से आएगा। ठीक है, क्योंकि जितना सारा चीज़ आपको बता दिया गया है। ठीक है, और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को भी जो है क्या करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है ना, और इसके बाद जो अपना चैनल है, ठीक है ना, इसको क्या करें सब्सक्राइब करें। ठीक है, और सभी के साथ शेयर करें और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है, तो लाइक करें। आपका जो क्लास है इसी प्रकार से पूरा लॉन्ग क्लास ही चलेगा। ठीक है ना, ताकि जो है आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी जो है पूरा कवर हो जाए। उम्मीद है कि आप सभी लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। ठीक है, तो अपने आपका जो भी दोस्त है या फिर जो आपके साथ पढ़ने वाला आपके फ्रेंड है, आप सभी को जो है वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, ताकि उन लोगों को भी इसका लाभ मिले। और जैसा कि हमने बताया है हमारे यहाँ पे जो है आपको 6 to 12 NCERT जो है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि यहाँ पे लोग जो है क्या कर रहे हैं, कई बहुत सारी जगहों पे मैं देख रहा हूँ कोई लोग 249 कर रहे हैं, कोई 199 कर रहे हैं, कोई 749 कर रहे हैं। ये सब चक्कर में नहीं पड़िएगा। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा डिटेल रूप में आपको जो है यहाँ पे कंटेंट दिया जाएगा। ठीक है, आप लोग यहाँ पे बिलीव करें और पढ़े। ठीक है, आपको कहीं पे जो है पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे सारा कंटेंट जो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपको लूसेंट का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग जो है केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक लेके आते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।